तो आज अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो तुम लोग फटाफट से आंसर करते जाना तुमको। अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑफ ऐसे 700 सीरीज का। ठीक है, जैसे 700 सीरीज का क्वेश्चन आंसर्स करते जाएंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो एक बार मैं तुमको रिवाइज करवा देता हूँ फटाक से एक बार, जो कि थी ऐसे 570। अगर तुमको याद होगा तो ठीक है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग में बहुत बहुत काम आएगा जब तुमको पूछेगा कि क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे कि एडवर्स रिपोर्ट दोगे। क्योंकि मटेरियल अनसर्टिनिटी है, राइट, दैट में अफेक्ट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न। तो उस केस में अपने को चेक करना पड़ता है कि क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है प्रॉपरली। तो अपन ने देखा था सबसे पहले तो भाई एक तो होता है क्या, अगर मैं शॉर्ट में एकदम समराइज कर दूं इसको, तो एक तो ओपिनियन अपना जो है ऑडिट ओपिनियन अपने को क्या देना है, उसके लिए अपन चेक करेंगे कि जो गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो अप्रोप्रिएट है। इफ इट इज अप्रोप्रिएट, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, तो फिर बाकी केस देखेंगे। अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इन अप्रोप्रिएट है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया है, अकाउंटिंग बेसिस गोइंग कंसर्न, अगर मैं बोलूँ मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग कर दी है बेसिस गोइंग कंसर्न, लेकिन हमने देखा ऑडिटर को लग रहा है कि जीसी जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो इन दैट केस यू शुड इशू व्हाट, डायरेक्टली व्हाट, एडवर्स ओपिनियन। इन दैट केस यू शुड इशू एडवर्स ओपिनियन। सेकेंड केस आता है, अगर तुम्हारा मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग की बेसिस गोइंग कंसर्न एंड तुमको भी लग रहा है कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट तो है, बट बट मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट लग रही है अगर तुमको, सो इन दैट केस अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर डन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट डिस्क्लोज्ड। मटेरियल अनसर्टिनिटी है लेकिन डिस्क्लोजर नहीं किया है क्या। सो ये अपन देखे थे कि क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया है, क्या मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया क्या। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अपन क्या दे देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया, तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर दिया तो अपन क्या कर देंगे, डायरेक्टली अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इन केस मटेरियल अनसर्टिनिटी थी और मैनेजमेंट ने जो डिस्क्लोजर करना चाहिए था वो डिस्क्लोजर नहीं किया, तो उस केस में फिर अपन क्या करते थे, या देखो, अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया तो उस केस में अपन क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देते थे, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देते थे। सो यू विल हैव टू क्वालिफाई द ओपिनियन, क्वालिफाई और एडवर्स ओपिनियन एज द केस में भी। और यहाँ पे भी तुम्हारा जो मैनेजमेंट ने अगर डिस्क्लोजर कर दिया तो अपन अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो देते हैं, लेकिन अपन एक पैरा इंसर्ट करते हैं, तुमको याद होगा तो, मटेरियल अनसर्टिनिटी वाला, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। और अगर अप्रोप्रिएट है, यूज ऑफ जीसी इज अप्रोप्रिएट एंड देयर इज नो मटेरियल अनसर्टिनिटी, डू नॉट एग्जिस्ट, तो फिर दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसे 570 वगैरह कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो मेन अपनी दिक्कत कहाँ पे आती है, एक तो भैया जीसी के बेसिस में अकाउंटिंग की है और जीसी ही इनअप्रोप्रिएट है, तो एडवर्स ओपिनियन देना याद रखना। और जीसी के बेसिस में अकाउंटिंग की है और जीसी अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टिनिटी है, लेकिन क्या बोला मैंने, मटेरियल अनसर्टिनिटी है, तो तुमको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। डिस्क्लोजर क्या करना पड़ता है कि भैया ये कौन कौन से इवेंट्स और कंडीशन है डेट कास्टेड सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ये इवेंट्स और कंडीशन के बारे में बताना पड़ता है तुमको। एंड सेकेंडली डिस्क्लोज क्लियरली that you will not be able to realize the assets and you will not be able to discharge your liabilities, ये तुमको क्लियर कट इंफॉर्मेशन देना पड़ता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन देगा, मैनेजमेंट देगी। अगर मैनेजमेंट ने दिया, मैंने क्या बोला, अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देना और पैरा इंसर्ट कर देना, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि ये जो पैरा था, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, यहाँ पे अपन क्या चीज हाईलाइट करते हैं एज एन ऑडिटर, अपन क्या चीज हाईलाइट करेंगे, डू यू रिमेंबर। मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का जो पैरा है, यहाँ पे अपन क्या बताते हैं, अपन नोट टू अकाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वाला नोट बताते हैं जहां पे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है कौन सी बातें, ये दो बातों को, मैनेजमेंट ने ये बात और ये बात डिस्क्लोज की होगी ना नोट में, तो वो नोट किया, नोट टू अकाउंट को अपन हाईलाइट करेंगे। एंड
प्लस साथ में ये भी बोलेंगे कि हमारा ओपिनियन इस रिस्पेक्ट के लिए मॉडिफाइड नहीं है. स्टेट दैट दीज इवेंट्स और कंडीशन इंडिकेट दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न एंड दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर. तो यहाँ पे अगर समराइज बगल ही रहे तो यहाँ पे दो चीज लिख दो. क्या? रेफरेंस टू नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is highlighting what, which is highlighting the fact that there is material uncertainty. और जो हमने नोट्स देखा, ये जो डिस्क्लोजर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू डेट डिस्क्लोजर. एंड सेकेंड पॉइंट तुमको क्या बताना है, एक और चीज, कि material uncertainty exists that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern and that the auditor's opinion is not modified in this regard, right? और अगर तुम क्वालिफाई एडवर्स कर ही रहे हो तो तुमको तो जो जैसे रिपोर्टिंग होती तुम्हारी, राइट, कि जैसा एडवर्स ओपिनियन देंगे अगर अपन, तो एडवर्स ओपिनियन एंड बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा, एडवर्स ओपिनियन प्लस बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा में तुमको अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है. आई थिंक ऐसे 570 इज प्रीटी मच क्लियर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग. पर्टिकुलरली ये जो अपन ने बात की रिपोर्टिंग के मैटर में, क्योंकि अपन अभी रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले अगर ऐसे 700 की सीरीज में पूरा, तो यहाँ पे तुमको गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन में भी रिपोर्टिंग करने के लिए बोलेगा अगर, तो तुमको ये याद रहना चाहिए अपने को चेक क्या करना है कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है. अगर डिस्क्लोजर नहीं किया और मटेरियल अनसर्टिनिटी है तो फिर तो उस केस में अपन क्वालिफाई करेंगे या तो एडवर्स करेंगे, क्योंकि भैया मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि देर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब अपने को फिर उस केस में क्वालिफाई करना कि एडवर्स करना, ये कैसे देखेंगे अपन, वेदर टू क्वालिफाई और एडवर्स, क्वालिफाई और एडवर्स. तो क्वालिफाई करेंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड बट नॉट परवेसिवली मिसस्टेटेड. मतलब बट नॉट परवेसिव, जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, बट वो परवेसिव नहीं है. ये तुमको कैसे समझ में आएगा कि भैया एकदम ग्रीव, बहुत ज्यादा बड़ा तुमको लग रहा है क्या कि दिक्कत आ सकती है, या बहुत ज्यादा नॉर्मल है, मटेरियल अनसर्टिनिटी है बट एज सच इवेंट्स और कंडीशन आर मैनेजेबल. जो इवेंट्स और कंडीशंस है दैट इज वेल विद इन दी मैनेजमेंट कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी. तो ये तुमको देखना पड़ेगा. या क्या वो कोविड टाइप का इंसिडेंट है क्या, जहाँ पे हो सकता है कि एंटिटी का गोइंग कंसर्न का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, राइट, एंटिटी बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकती है क्या. अगर हाँ ऐसा है तो तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, एडवर्स देना पड़ेगा. डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्लस ऑल्सो परवेसिवली मिसस्टेटेड. मतलब मिसस्टेटमेंट्स जो है वो एंटिटी की वो फाइनेंशियल में, वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल भी है एंड दे आर ऑल्सो परवेसिव टू द इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. तो मैंने तुमको कुछ गाइडेंस की बातें भी बता दी है यहाँ पे कि तुमको कब क्वालिफाई करना है, कब एडवर्स का ओपिनियन देना है. लेट्स नाउ ट्राई टू गो टू दी क्वेश्चंस वन बाय वन फ्रॉम एस ए 700 की सीरीज. बाकी आई होप यू ऑलरेडी रिमेंबर एस ए 705. ठीक है, कब क्वालिफाई करना है, कब एडवर्स करना है, सिंपल है, बचपन से याद होगा तुम लोगों को. अभी आ जाओ ऐसे 700 की सीरीज में जो जो क्वेश्चन अपन को देखने हैं. तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अपन ने देखा हुआ था सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन से रिलेटेड. सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में ये तुमको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दी थी, राइट, ये क्वेश्चन में. और इन्होंने बोला था क्या, कि नो स्पेसिफिक मेंशंस और लेबल्स वर एडेड टू द स्टेटमेंट्स टू प्रेजेंट दैट दिस इज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन. तो तुमको याद होगा अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तुमको ऐसे 700 में क्या गाइडेंस दी थी, कि क्या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑडिटर ऑडिट करता है क्या, यस और नो. जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है क्या उसको भी ऑडिटर ऑडिट करता है क्या? नो सर, नो. अदर इन्फॉर अदर इंफॉर्मेशंस को, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करती यही. राइट, तो ऑडिटर हैज टू only opine on the financial statements, right? Auditor does not audit the, or does not give his opinion on the other information. तो इस केस में अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ प्रेजेंट होंगे, ये सारे अदर इन्फॉर्मेशन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ही बीच में ही अगर प्रेजेंट कर देंगे, तो क्या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउट आ सकता है, और क्या यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे गेट कंफ्यूज और मे नॉट गेट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है और ये अनऑडिटेड है, ये अनऑडिटेड है. तो इसको हाईलाइट करने के लिए ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, एक बार सोचो. ये चीज को हटाने के लिए या ये चीज को ओवरकम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं एज एन ऑडिटर? हाँ. पहले मैनेजमेंट को बोलेंगे.
कि यहाँ से मतलब कहीं और मेंशन कर दीजिए ये। डू नॉट प्रेजेंट दिस इन बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मेक इट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, एक तो ये हो गया। और क्लियरली डिफरेंशिएटेड, और बोलो, और क्या और लगता है? वर्डिंग्स भी सर डाल देंगे कि मतलब वो दिस इज नॉट रिलेटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ये भी कर ओपिनियन सकते भी हो। हम एंड इस पे हम लोग कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। इस पे हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम हेडिंग में डाल सकते हो अनऑडिटेड। अनऑडिटेड जैसे कि ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है तो उसके हेडिंग में ही डाल दो, शुरू में ही सबसे पहले टाइटल में ही अनऑडिटेड दिस इंफॉर्मेशन। कोई क्रॉस रेफरेंस तुम दे रहे हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उस अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का, तो वो क्रॉस रेफरेंसेस मत दो। वो जो भी क्रॉस रेफरेंस तुम्हारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन के बीच में वो हटा दो। तो ये सारे तुम कुछ कर सकते हो सो एज टू prevent the users of financial statements from being getting confused whether the supplementary information is audited or not, and to comply with the SA 700 requirement। तो एक बार देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, रिमूव एनी क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री शेड्यूल। ठीक है, अनऑडिटेड नोट्स, ये सबसे क्रॉस रेफरेंस मत दो, क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है तो हटा दो। क्लियर डिमार्केशन करो बिटवीन द ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा प्लेस करो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वृंदा ने बोला कि इसको कहीं और प्रेजेंट करो, ना कि इन बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, एट अ मिनिमम प्लेसिंग द अनऑडिटेड नोट्स टुगेदर एट द एंड ऑफ द रिक्वायर्ड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर तुमको लग रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे ही आना चाहिए, अगर ये चीज इससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेवेन्यू से रिलेटेड है, मान लो कोई चीज, तो रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो उसका जो नोट्स होगा रेवेन्यू, उसके नीचे अलग से इसको अनऑडिटेड का लेबल दो। अनऑडिटेड, क्लियरली लेबलिंग देम एज अनऑडिटेड, अनऑडिटेड का लेबल देके अलग से उसको बाइफरकेटेड वे में डिस्क्लोज करो। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी देखा हुआ है अपना। यस, ये वाला क्वेश्चन I don't remember if we have done this or not. Let's see. While conducting audit of RAC Limited, CAR has discovered a misstatement. ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी ड्यू टू नॉन राइट ऑफ अ ह्यूज ट्रेड रिसीवेबल विद एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 2 करोड़। 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, और हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया है। डेटर है हमारा, डेटर 2 करोड़ उससे लेना है हमको, और हमने उसको राइट ऑफ नहीं किया है। लेकिन जो पार्टी इन क्वेश्चन है वो भाग गई है, भगौड़ा इंडिया से भाग चुका है। भगौड़ा दैट इज अपना मालू है, मालू बोलता हूँ, विजय माल्या, सॉरी। ठीक है, विजय एंड इज माल्या। नाउ absconding after reviewing the audit evidence. It was concluded by the auditor that there is no possibility of recovering the outstanding debt। कोई हालत से अब हम डेट रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो तो भाग गया इंडिया से छोड़ के। और वो भागा इसीलिए क्योंकि हमको वो पैसा नहीं देना चाहता था। राइट, तो अब पैसा कहाँ से मिलने वाला है, तो राइट ऑफ करो। राइट ऑफ क्यों नहीं किया? डिस्पाइट द मैटर बीइंग ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट को बोला राइट ऑफ करने के लिए, दे हैव रिफ्यूज टू करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट बोल रही है कि ये मिस स्टेटमेंट हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, हमको लगता है कि पैसा दे देगा या जो भी। सो एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शोज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 1 CR। सो पीबीटी तुम्हारा आ रहा है 1 करोड़ का, तुम इसको राइट ऑफ कर दोगे अगर 2 करोड़ का, तो तुम्हारा पीबीटी से पीबीएल आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, लॉस आ जाएगा 1 करोड़ का। सो विच इज इनकरेक्ट ड्यू टू द मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू करेक्ट द अफोरमेंशन मिसस्टेटमेंट। तुम स्टेटमेंट को इग्नोर कर दियो और तुम उसको एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है अभी 1 करोड़ का। मटेरियलिटी तुम्हारा जो डिटरमाइन की गई है दैट इज व्हाट 5% ऑफ द पीबीटी। मतलब मटेरियलिटी लेवल में अगर मैं बोलूं, तो क्या ये जो 2 करोड़ का अमाउंट है जिसको हमने मिसस्टेटमेंट बोल रहे हैं क्योंकि 2 करोड़ को राइट ऑफ नहीं किया है, वेदर 2 CR इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है, 2 करोड़ को हमने एडजस्ट नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में राइट ऑफ नहीं किया है, दैट इज ऑब्वियसली अ मिसस्टेटमेंट। बट इज दैट अ मटेरियल, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या वो? वेदर 2 CR इज मटेरियल, यस और नो? बोलो भाई। यस सर। क्योंकि यस सर। मटेरियलिटी अमाउंट जो तुम्हारा क्या आ रहा है, 5% ऑफ 1 CR, दैट इज व्हाट 5 लाख। तो क्या 5 लाख को एक्सीड कर रहा है क्या तुम्हारा ये थ्रेशोल्ड को? यस। सो 2 CR इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड देयरफॉर यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं किया एंटिटी ने, हमको उसने बोल दिया, हमने उनको बोल दिया, उसके बाद भी एंटिटी रिफ्यूज्ड, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। देयरफॉर इन दैट केस व्हाट ओपिनियन डू यू थिंक यू विल गिव इन दिस रिगार्ड?
अब इस केस में तुमको क्या लगता है, क्या ओपिनियन दोगे तुम? बोलो बोलो बोलो। क्वालिफाई करोगे कि एडवर्स करोगे? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मॉडिफाई तो करना ही है अपने को ओपिनियन, राइट? या मॉडिफाई के अंदर अपने को देखना पड़ेगा कि क्वालिफाई करूंगा कि एडवर्स करूंगा। क्या ये जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल है? यस। वेदर दिस मिसस्टेटमेंट डू यू थिंक इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल? यस सर। राइट, यस, व्हाई? क्योंकि प्रॉफिट ही लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये So पूरे this will फाइनेंशियल। also impact your profitability statement. Further, this is also impact your balance sheet. ठीक है, इक्विटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। अभी तो 1 करोड़ से इक्विटी बढ़ रहा है, 1 करोड़ से इक्विटी कम हो जाएगा तुम्हारा टोटल इक्विटी रिटेन अर्निंग के साथ मिला के, राइट? एंड सिग्निफिकेंटली तुम्हारा डेटर एसेट्स, जो एसेट्स है बैलेंस शीट में एसेट, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, करंट एसेट तुम्हारा। तो डेट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर अदर रेशियोज, करंट रेशियोज हो गया, एंड अदर लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी तुम्हारी कम हो जाएगी ओवरऑल, क्योंकि तुमको वो लिक्विड एसेट भी नहीं है लेकिन करंट एसेट है, बट ओवरऑल डेट विल हेल्प, डेट वॉज समवॉट लिक्विड। तो कुल मिला के तुम देखोगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली अफेक्ट कर रहा है ओवरऑल। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी अफेक्ट करेगा, नोट्स टू अकाउंट में तुम्हारा सिग्निफिकेंट एक इम्पैक्ट जाएगा, राइट? एंड देयरफॉर इन दिस केस यू शुड गिव व्हाट? एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अपना एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे 705 अपन कब कब मॉडिफाई करते हैं, जब हमको ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है एंड दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड देन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उस केस में तो अपन क्वालिफाई करते हैं या फिर डिस्क्लेमर करते हैं। लेकिन अगर हमको साई मिल चुका है, साई तो यहाँ पे इस केस में मिल चुका है ना हमको, सो इन दैट केस वी विल आइदर क्वालिफाई और एडवर्स, बट कंसीडरिंग द गिवन सिनेरियो in this case auditor has obtained evidence in relation to non recoverability of amount of trade receivable. SA 705 further state that the auditor shall express an adverse opinion when the auditor, having obtained sufficient approved audit evidence, concludes that misstatement individually are both material and pervasive. In accordance with that, we should give what? Adverse opinion. ये क्वेश्चन अपन ने देखा हुआ, आई थिंक मार्क तो किया हुआ है कुछ। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या था? एज एन ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड, इन व्यू ऑफ द गिवन सर्कमस्टेंसेज यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करने अपने को खुद ही बोल दिया उसने, क्वालिफाई करने, एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करने ड्यू टू डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ। तुमने कोई एफआरएफ का कंप्लायंस नहीं किया हुआ है, तुम डिपार्ट किए हो फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ, इन दैट सिनेरियो क्वालिफाई ओपिनियन अपने को इशू करनी है। A departure from the applicable FRF resulted in a qualified opinion between the date of FS and the date of the auditor's report. There was a fire in the entity's production facilities, which was disclosed by the entity as a subsequent event. Fire event हुआ था after the date of financial statement, but before the date of audit report. जो आग लगी थी उसका subsequent event में हमने disclose कर दिया है entity ने. In the auditor's judgment, the matter is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement. बताओ ये कौन सी लाइन लग रही है तुमको? दिखी दिखी सुनी सुनी लाइन लग रही है ये, कि the matter is of such importance that it is fundamental to the user's understanding of the financial statement. The matter did not require significant auditor's attention in the audit of financial statement in the current period. Matter did not require significant auditor attention in the audit of financial statement in the current period. ये जो पूरी पूरी लाइन है ये तुमको कौन से ऐसे के तहत हिंट दे रही है? ये जो लाइन है यहाँ से, disclosed by the entity as a subsequent event in the auditor's judgment, matter is of such importance that is fundamental to the user's understanding of the financial statement. That is fundamental to the user's understanding of the financial statement. 701 कैम। 706 emphasis of matter paragraph. 701 की ऑडिट मैटर पैरा अपन देखेंगे अभी, की ऑडिट मैटर पैरा वर्सेस ईओएम पैरा जो है, तो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस मैं देखूंगा, बताऊंगा अगर, तो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कुछ मैटर ऑडिटर के नजर में इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो लैंग्वेज वाइज अगर मैं बोलूं तो की ऑडिट मैटर में लैंग्वेज क्या है कि ऑडिटर्स जजमेंट में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। और सिमिलरली यूएम पैरा में क्या बोलते हैं कि ऑडिटर के ही जजमेंट में, जजमेंट ऑडिटर का ही है, बट दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट एंड इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एफएस। तो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बहुत बेसिक चीज है, बेसिक जो चीज है एकदम
that has to be disclosed in the EOM para. तो एकदम जो basic which if not presented in the EOM para, if not reported in the EOM para, might mislead the users of the FS. Users of the FS की basic understanding के लिए ये important matter हम EOM para में डालते हैं, ठीक है। तो जो line एकदम properly उन्होंने वही पकड़ी हुई है यहाँ पे अपने को। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि हमको क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करनी थी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन देना था, और ये वाला पॉइंट इन्होंने क्यों डाला है, डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ रिजल्टेड इन अ क्वालिफाइड ओपिनियन बिटवीन द डेट। तो ये तुम्हारा इसीलिए डाला होगा कि तुम ईओएम पैरा भी डालो साथ में, ठीक है। क्वालिफाइड ओपिनियन डालोगे, तुम क्वालिफाइड ओपिनियन का पैरा डालोगे, फिर तुम बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन डालोगे, और उसके बाद तुम क्या डालोगे, ईओएम पैरा। तो क्वालिफाइड ओपिनियन का पैरा का बताओ मुझे कैसी फ्रेमिंग होती थी, याद होगा अगर तुमको तो, क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा की फ्रेमिंग बोलो। सर उसको हम स्टार्टिंग जो है हाँ स्टार्टिंग जो है एक्सेप्ट से होता था, आगे का वर्डिंग एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स याद नहीं आ रहा है। सर एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ के साथ हम सब्सिक्वेंट इवेंट लिखते हैं, और वो या तो कैम के बाद या उसके पहले आता है। ठीक है, वो तो अपन ईओएम पैरा में आएंगे बाद में। पहले मुझे बताओ अपन को सबसे पहले क्या था, एप्स पर एप्लीकेबल एफआरएफ कोई तो भी हमने डिपार्चर किया हुआ है, तो उसके रेफरेंस में हमको पहले क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना है एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना है। ये तुमको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्वालिफाई कर ओपिनियन ड्राफ्ट करने के लिए या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करने के लिए। तो तुमको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए ना, तो ड्राफ्ट कैसे करोगे क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिक लैंग्वेज क्या थी, याद आ रहा है क्या? जैसे जितेंद्र बोल रहे थे कि अपन एक्सेप्ट फॉर द मैटर से स्टार्ट करते थे कि भैया इस मैटर के अलावा जो कौन सा मैटर जो हमने ऑलरेडी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डिस्क्लोज किया है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में रिपोर्ट किया है, वो मैटर के अलावा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर दैट मैटर the other part of the financial statement or the except for the matter presented in the basis for qualified opinion, financial statements gives what, the entire financial statement gives true and fair view। बाकी पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, बट एक्सेप्ट फॉर द मैटर विच इज प्रेजेंटेड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तुमको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है बताने के लिए। इसके अलावा जो तुम्हारा ओपिनियन पैरा की बेसिक जो पॉइंट्स थे, तुमको याद होगा अगर ओपिनियन पैरा में अपन जो जो बातें डालते थे वो सारी बातें भी तुमको यहाँ पे डालनी है। ओपिनियन पैरा में हम क्या क्या डालते थे कि भैया हमने ऑडिट कर ली है, ऑडिट किस एंटिटी की किया, एंटिटी का नाम डालोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइटल डालोगे, ईच टाइटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2023, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, राइट। तो ये तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइटल है, ड्यू हैव कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी का नाम, ये सब डालोगे एंड बाद में बोलोगे कि इन आवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द मैटर स्टेटेड अंडर बेसिस फॉर qualified opinion, financial statements gives what, financial statement gives true and fair view, financial statement gives true and fair view, or that the financial statements in all material respects present fairly। तो ये तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, राइट। प्रेजेंट फेयरली या तो ट्रू एंड फेयर व्यू बोलोगे, या तो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है ऐसा बोल सकते हो, या तो प्रेजेंट्स फेयरली, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है जो भी तुम बोलोगे। बट ये पूरा प्रॉपर फ्रेमिंग आनी चाहिए तुमको, पहले की ऑडिट किया है हमने, कौन से एंटिटी का किया है, किन किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया इसके अंदर, right, and in our opinion and to the best of our information except for the matter stated in the basis for qualified opinion, the financial statement presents fairly in all material respects in accordance with applicable FRF। लेकिन कौन सा मैटर जो तुमने एप्लीकेबल एफआरएफ के तहत नहीं किया है रिपोर्ट, वो तुमको बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में बता देना है। तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में तुमको वो मैटर के बारे में बताना पड़ेगा पर्टिकुलरली, जिसके कारण तुम क्वालिफाई कर रहे हो, बेसिस अबाउट बेसिस तुमको बताना पड़ेगा कि किस कारण से तुम क्वालिफाई कर रहे हो। इसके अलावा 4 पॉइंट अपन ने और देखा था, याद है क्या तुमको? बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा जो था उसमें चाहे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन हो, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन हो, या फिर बेसिस फॉर अनमॉडिफाइड ही हो, अनमॉडिफाइड ही क्यों ना हो, लेकिन बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा जो है अपना, उसमें 3-4 पॉइंट अपन याद होगा अगर तुमको तो ऐड करते थे। एक तो ऐसे अकॉर्डिंग ऑडिट किया है, इन अकॉर्डेंस विद फिर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग वी हैव डन द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, यस। फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस दे रहे थे ऑडिटर कि ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैरा का जो रेफरेंस है वो तुमको देना है, रेफर टू द सेक्शन 9, तुमको याद होगा तो, जो 9वां पैरा था। और फिर हम इंडिपेंडेंट है,
मतलब इंडिपेंडेंट रह के ऑडिट That किया। throughout the course of the audit we have performed our duties independently and we have also followed the code of ethics, right? Ethical requirement जो है ICAI की सारी हमने comply की है और और साई sufficient appropriate सफिशिएंट audit evidence हमने obtain किया है। तो ये सारी बातें भी तुमको बता देनी है यहाँ पे। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ 159। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पीटीडी लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इट्स क्लाइंट्स। There are non-current receivables outstanding in the financial statement of the company as on 31st March 2023 for 500 CR। ठीक है, अभी भी तुम्हारे क्या है? नॉन करेंट रिसीवेबल यानी डेटर्स है तुम्हारे आउटस्टैंडिंग 500 करोड़ के। सच अमाउंट रिप्रेजेंट्स क्लेम्स raised by the company on its clients relating to cost overruns necessitated during the delays caused by the client due to delays caused by the client। तो क्लाइंट ने डिले किया हमको, तो हमने उनके ऊपर पेनाल्टी लगा के या कुछ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉस्ट ओवररन, हमको ज्यादा कॉस्ट लगा क्योंकि उन्होंने डिले किया, तो हमको भी ज्यादा टाइम लगा ना हमको हमारी सर्विसेज देने के लिए, जिसके कारण हमको कुछ भुगतान करना पड़ा होगा। तो हम किससे चार्ज करेंगे? अपने सप्लायर से। हम उसको कॉस्ट ओवररन नेसेसिटेटेड ड्यू टू डिलेस कॉज्ड बाय द क्लाइंट, चेंज इन वर्क स्पेसिफिकेशन एंड रिलेटेड मैटर्स पे हम भी उससे मांग रहे हैं पैसा। 500 करोड़ पैसा मांगना है। ये लार्सन एंड टूब्रो वगैरह जैसी कंपनी होती, बड़ी बड़ी कंपनी, तो एस्केलेशन क्लॉज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में तुमको दिखेगा कि सामने अगर हमने काम नहीं किया तो हम अपने सप्लायर को चार्ज कब कब कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करने के लिए। सो बिसाइड्स नेगोशिएशन द कंपनी हैज आल्सो गॉन फॉर आर्बिट्रेशन। तो 500 करोड़ तो हम मांग ही रहे हमारे सप्लायर से, लेकिन हो सकता है उसमें से कई लोग नहीं दे रहे होंगे, तो इसलिए हम आर्बिट्रेशन भी गए कि भैया चलो आर्बिट्रेशन की तरह मामला सुलझा लो। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज कंसीडर्ड अबव अमाउंट्स टू बी फुल्ली रिकवरेबल। मैनेजमेंट बोल रही पूरा का पूरा रिकवरेबल है, 500 का 500 करोड़ हमारे को मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है, as stated in the notes to account। CA Piyush auditor of the company has relied only upon the management representation। बताओ क्या दिक्कत की बात हो गई यहाँ पे? तुमने solely relied upon what? Management representation। Is it right on the part of CA Piyush? नो सर। No, right? तो उसको और क्या कर सकता था वो डेटर के केस में? ये जो डेटर है उसके केस में वो ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर सकता था? सर डायरेक्ट कंफर्मेशन ले सकता था। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकता है, राइट? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हाँ जो है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें देखेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर रहा है, क्या उसको चार्ज करना। जैसे मैंने तुमको बताया एग्जांपल कि हमारा डिले हुआ तो हम ये डिले का भुगतान किससे लेंगे? हमारे सप्लायर से या जो भी पार्टी से। तो वेदर द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज सच, क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो हुआ है वो अकॉर्डिंगली हुआ है ना एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब तुमको खुद के इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करनी है। सीधा मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन देगा उस पर रिलाई करोगे तो दैट इज नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन इट्स ओन। खुद के बेसिस में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है एमआर। तो इस केस में ये बोलता है besides he has also decided to include the said matter in EOM paragraph in the audit report। how do you view decision to include above matter in EOM para? तो क्या तुमको ये EOM para में इंक्लूड कर देना चाहिए था, emphasis of matter para? यस बोलो, यस सर। इंक्लूड करना चाहिए था क्या? सोच लो एक बार, ध्यान से सोचो एक बार, याद आएगा ना एक पॉइंट, एक लाइन याद आनी चाहिए तुमको मेन। ईओएम पैरा हम कब इंक्लूड नहीं करते हैं और क्या हम यहाँ पे कौन सा ओपिनियन देंगे, ये तो सोचो एक बार। 500 करोड़ का कॉस्ट ओवररन हो गया है, नॉन करेंट रिसीवेबल्स है ये आउटस्टैंडिंग इन द कंपनी, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रही है क्लेम। तो क्या ये क्लेम वाकई में है या नहीं है, ये तो तुमको देखना था ना एज एन ऑडिटर। अगर ये क्लेम है ही नहीं मान लो, तो उस केस में तुम क्या ओपिनियन दोगे? बोलो। एज एन ऑडिटर तुम जब चेक करोगे तुमको समझ में आ रहा है कि अगर सपोजेटली इफ दिस इज नॉट द क्लेम इटसेल्फ, ये क्लेम बन ही नहीं रहा 500 करोड़ का, मिसस्टेटमेंट है, अगर कुल मिला के मैं बोलूँ ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो इस केस में तुम क्या करोगे? अरे मॉडिफाई करोगे कि नहीं, क्वालिफाई करोगे कि यस और नो? मिसस्टेटमेंट्स आर यस देयर, सर। मटेरियल यस सर। मिसस्टेटमेंट है, तो क्वालिफाई करोगे यस। तो जब तुम क्वालिफाई ओपिनियन देते हो तो तुम क्या यूएम पैरा देते हो क्या? नहीं। यूएम पैरा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड व्हेन यू आर ऑलरेडी मॉडिफाइंग योर ओपिनियन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मैटर। तो वो मैटर को तुम यूएम में इंक्लूड नहीं करोगे, ऑलरेडी इतना ज्यादा एम्फोसाइज किया हो गया है कहाँ पे? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में।
वहां पे इतना जोर जोर से एम्फोसाइज किया हुआ है, तो तुमको अलग से ईओएम पैरा में एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए ये ईओएम का रेफरेंस दे रहे हैं तुमको कि क्या हमने इसको ईओएम में डाल दिया। हाउ डू यू व्यू डिसीजन टू बी इंक्लूडेड अबव मैटर इन द ईओएम पैराग्राफ बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। वी विल फाइंड कि सबसे पहले भैया हम तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई नहीं करना चाहिए था। वी शुड हैव परफॉर्म्ड आर ऑडिट प्रोसीजर ऑन आर ओन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली if at all we qualify our opinion, if we give modification in our opinion, in that case EOM para cannot be included। और अगर फॉर दैट मैटर, ऑब्वियसली उस मैटर के लिए, लेकिन अगर तुम क्वालिफाइड नहीं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो इन दैट केस यू कैन इंक्लूड योर मैटर इन द ईओएम पैरा। तो ये तुमको आंसर करना, एक बार फटाफट से आंसर रीड कर लो। चले, कर लिए क्या रीड? तो देखो लास्ट में क्या बोल रहे हैं, तुम ईओएम पैरा तभी इंक्लूड करोगे जब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम मॉडिफाई नहीं कर रहे हो अपना ओपिनियन इस मैटर के रिस्पेक्ट में। अगर तुम मॉडिफाई कर रहे हो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तो तुम इसको इंक्लूड नहीं करोगे ईओएम में। और अगर नहीं, तुम अनमॉडिफाइड दे रहे हो, तो उस केस में तुम ईओएम में इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो, हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ ईओएम पैरा इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डिफर फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ की ऑडिट मैटर पैरा। तो के ए एम और ईओएम, के ए एम और ईओएम, बहुत मैंने थिन लाइन ऑफ डिफरेंस एक है, बहुत ही छोटा सा। जनरली दोनों मिक्स करके भी कर देती है एंटिटी। एंटिटी एज सच अगर मान लो लिस्टेड एंटिटी है, तुमको दिखेगी अगर, तो उस केस में तुम देखोगे तो की ऑडिट मैटर पैरा में ही तुम्हारा ईओएम एम्फसाइज भी कर देती है वो। और अपन देखेंगे भी एक बार। तो तुमको क्या लगता है, एक बार सोचोगे अगर, तो की ऑडिट मैटर पैरा और एम्फोसिस ऑफ मैटर पैरा में क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको? हम्म, बोलो। ये वर्डिंग्स वाला बताया, वो फंडामेंटल में ईओएम ईओएम और इज वेरी लाइक वेरी बेसिक फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस। अंडरस्टैंडिंग के बहुत बेसिक कोई मैटर है तो वो यूजर को हमको बताना जरूरी है, तो वो अपन यूएम पैरा में इंक्लूड करेंगे। एंड की ऑडिट मैटर में जनरली कौन से मैटर्स इंक्लूड होते हैं, तुमको याद आ रहा होगा अगर तो? हाँ सर, मैटर्स विच आर कम्युनिकेटेड टू दी टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। वही मैटर जो ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है हमने टीसीडब्ल्यूजी के साथ। उन्हीं मैटर्स में से कुछ ऐसे मैटर जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ऑडिटर को लगते हैं कि इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। करंट पीरियड के जो ऑडिट की है ना मैंने, इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑडिट की है करंट पीरियड में, ये ऑडिट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था, ये ऑडिट के रिस्पेक्ट में बहुत सिग्निफिकेंट मैटर था ये। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज फॉर द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ द एफएस। छोटा सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट पीरियड, विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। क्योंकि तुम्हारे ऑडिट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो हो सकते हैं दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस की वो इंपॉर्टेंट हो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो एक तो पॉइंट तुमने बोला कि डेफिनेशन वाइज हमने देखा, तो सर ये क्या है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है बहुत। एंड सेकेंडली की ऑडिट मैटर हमने देखा कि वो मैटर जो कि हमने ऑलरेडी टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट किए हुए विद रिस्पेक्ट टू योर ऑडिटिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड जो तुमने ऑडिट की है। और बोलो। जनरली जनरली की ऑडिट मैटर में तुम्हारे वो सारे मैटर्स आएंगे जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट लेती है, मैनेजमेंट एस्टिमेट लेती है। जो मैनेजमेंट का जजमेंट है दैट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव, राइट? सो यू हैव टू इलेबोरेट अपॉन दैट पर्टिकुलर पोर्शन इन योर ऑडिट रिपोर्ट।
तो जनरली क्वांटिफिकेशन वाले जितने जितने जो पॉइंट्स है वो तुम ऑलरेडी अपने कवर कर ही लेते हो, बट द पॉइंट विच आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव और विच आर ऑल्सो वेरी वेरी मैनिपुलेटिव एंड important as well, particularly with respect to what management judgment, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो वो तुम्हारे मैटर्स तुमको जनरली मिलेंगे कहाँ पे, की ऑडिट मैटर में। की ऑडिट मैटर में तुमको बताना पड़ता है कि भैया यहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ये जो ऑडिट है, यहाँ ये जो पोर्शन की ऑडिट है ना, ये पोर्शन की ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है फॉर द करेंट पीरियड ऑडिट। एंड इसलिए तुम की ऑडिट मैटर में आगे चल के ये भी बताते हो कि तुमने एज एन ऑडिटर क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म की टू एड्रेस दिस इंपॉर्टेंट की मैटर। की ऑडिट मैटर है ना, की ऑडिट मैटर मतलब क्या, नाम से समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट, की ऑडिट मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर है अगर, तो पर्टिकुलरली तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि एज एन ऑडिटर तुमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म की, हाउ यू एड्रेस दिस मैटर। समझ में आ रहा है की ऑडिट मैटर में। और तुम्हारा जो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा है उसमें पर्टिकुलरली तुम रेफरेंस देते हो कि ये नोट का जाके देख लो, ये नोट में तुमको दिखेगा ये मैटर को हम एम्फेसाइज करवाना चाह रहे हैं टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये मैटर को अच्छे से डिटेल में पढ़ो। अब तीसरा बात अगर मैं बोलूँ तो की ऑडिट मैटर तुम इंक्लूड अगर करते हो, सो इट ऑल्सो इनेबल्स अदर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पर्टिकुलरली एंगेज इवन फर्दर एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटी और देता है तुमको, की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करते हो जो मैटर को फर्दर एंगेज की अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं चाहूँ तो फिर और एंगेज करूँ टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ, पूछूं कि भैया ये जजमेंट जो लिया है तुमने, यही जजमेंट क्यों लिया, ये जजमेंट के अलावा और भी कोई जजमेंट तुम ले सकते थे क्या, तुमने वो वाले जजमेंट को क्यों रिजेक्ट किया, यही जजमेंट को क्यों लिया, ठीक है। सो डेट इज ओवरऑल अ डिफरेंस इफ यू कंसिडर व्हाट बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड योर एम्फेसिस ऑफ मैटर पर। एक बार अगर देखना चाहे तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके रखी है दो एंटिटी की, एक है लार्सन एंड टुब्रो की। देखोगे अगर लार्सन एंड टुब्रो की तो देखो ऑडिट रिपोर्ट डिलॉयट हस्किंस एंड सेल्स एलएलपी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ एलएनटी। ओपिनियन पैरा देख सकते हो तुम, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा देख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट पैरा मैं क्या बताना चाह रहा था, की ऑडिट मैटर पैरा। तो की ऑडिट मैटर पैरा में देखो यहाँ क्या दिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, एक हेडिंग डाल दिया इन्होंने की ऑडिट मैटर पैरा। तुम लोगों ने की भी याद होगा अगर तो 701 में बोला था कि तुम एक सब हेडिंग डाल सकते हो हर की ऑडिट मैटर की, हर मैटर की एक सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग, और इसका एक डिस्क्रिप्शन तुम दोगे कि ये मैटर क्यों इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन दोगे तुम क्यों इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया, दैट इज व्हाट, इन्होंने इसी को ईओएम एम्फसाइज भी करवा दिया, एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा की जरूरत ही नहीं है, हमने इसी को लगे हाथ एम्फसाइज भी करवा दिया। जाके देखो, पढ़ लो नोट को, जाके नोट्स को पढ़ लो, कौन से नोट को पढ़ू, ये वाले नोट को पढ़ो जाके, तो तुम्हारा ये मैटर एम्फसाइज होगा। और ये मैटर देखो जनरली कौन सा है, अकाउंटिंग जजमेंट्स, एस्टिमेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रेवेन्यू एस्टिमेशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तुमको पता होगा 5 स्टेप मॉडल आता है इंडेक्स 15, इंडेक्स 115 में, राइट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए 5 स्टेप मॉडल है। तो वो जो 5 स्टेप मॉडल है उसमें पर्टिकुलरली दो तीन जो स्टेप्स है, दैट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, राइट, वेरी वेरी जजमेंटल बेसिस पे मैनेजमेंट जजमेंट कई भी करती है कई सारी चीज़ों का। तो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर वगैरह जो है, कौन से बेसिस पे तुम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हो, कॉस्ट कंप्लीशन मेथड में कर रहे हो या परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में कर रहे हो, कैसे कैसे तुम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो जजमेंट है, जो तुम्हारा एस्टिमेट है वो क्या क्या है, ये तुम डिस्क्राइब करते हो यहाँ पे। एंड तुमने नोट भी दे दिया, देखो यहाँ पे ये साथ ही साथ एलएनटी ने नोट भी दे दिया। और जो चीज मैं बता रहा था तुमको कि प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर तुमने क्या परफॉर्म की है टू एड्रेस दिस की ऑडिट मैटर पैरा। की ऑडिट मैटर जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, राइट, इंपॉर्टेंट मैटर विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। सो हाउ डिड यू एग्जैक्टली परफॉर्म योर ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू दीज मैटर, तो तुमको ये सब भी बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? एक बार इसको रीड करो और फिर अपन एक बार एलएनटी की कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में से कुछ अपन प्रैक्टिकली एक दो रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। एक बार इसको रीड करो फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द एफएस टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग those matters that in the auditor's professional judgment were of more significance in the audit and may also assist them in understanding the entity and area of significant management judgment। तो तुमको याद होगा कि हम डिटरमाइन कैसे करते की ऑडिट मैटर पैरा, तो तुमको याद आ रहा होगा वो ही वाले मैटर्स कौन से,
जहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, या फिर एरिया ऑफ हाइयर एसेस ड्रामम, ऐसे एरियाज जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की चांसेस ज्यादा है। याद आ रहा है कुछ? एरिया ऑफ हाइयर एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज पर ऐसे 315, या फिर मैनेजमेंट जजमेंट जहाँ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व है। तो ये सारे जो मैटर्स होते हैं जनरली वो तुमको मिलते कहा की ऑडिट मैटर। और यहाँ पे देखोगे तो देयर मे बी अ मैटर दैट इज नॉट डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर। हो सकता है कोई ऐसा मैटर हो जो कि की ऑडिट मैटर तुमने डिटरमाइन नहीं किया है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी वेरी फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट का एग्जांपल दिया इन्होंने, इफ द ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू सच अ मैटर, मैटर इज इंक्लूडेड इन द ईओएम पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट ऐसे 706। अब देखो तुम यहाँ पे बोलते कि जब तुम की ऑडिट मैटर पर कम्युनिकेट करते हो, सो दिस कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द इंटेंडेड मे ऑल्सो प्रोवाइड इंटेंडेड यूजर्स अ बेसिस टू फर्दर एंगेज विद द मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी। यही मैंने बताया ना, जो की ऑडिट मैटर पैरा जो मैंने हाईलाइट किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर विद रिस्पेक्ट टू माई ऑडिट, दैट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फर्दर एंगेज विद द मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी विद द other matters, right, relating to the entity, the audited financial statement or the audit that was performed। इस मैटर से रिलेटेड ये दो तीन जो मैटर है, ऑडिट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस, उनकी गवर्नेंस बॉडी से रिलेटेड, ये सारों से तुम फर्दर और एंगेज हो सकते हो तुम चाहो तो। दैट अलाउज यू टू, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली वो डिस्क्लोज करते हैं ना ये सारी बातों को, ऑडिटर रिपोर्ट करते हैं ये सारी बातों पे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑडिटर कैसे ईओएम पैरा दे सकते हैं, ऑडिटर कैन E में EOM para provides so by presenting the matter more prominently than other matters in the key audit matter। जो तुम की ऑडिट मैटर में जो ऑलरेडी मैटर्स दे रहे हो, उसके अलावा तुमको और कोई ज्यादा मैटर को एम्फोसाइज करना है, ऐसा मैटर को एम्फोसाइज करना है, तो तुम ईओएम पैरा में और ऐसा कोई मैटर एम्फोसाइज करवाने लायक डाल सकते हो। और by including additional information in the description of the key audit matter to indicate the importance of the matter to users understanding of the FS। तो या तो तुम इंफॉर्मेशन तुम कहाँ दे सकते हो, वही डिस्क्रिप्शन ऑफ द की ऑडिट मैटर पैरा। तो ये देखो, ये जो डिस्क्रिप्शन था की ऑडिट मैटर पैरा का, जो डिस्क्रिप्शन है, यहीं पे हमने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डाल दी ईओएम से रिलेटेड। समझ में आ रही बात? देखो ये सेकंड मैटर भी है जो यहाँ पे की ऑडिट मैटर डिस्क्रिप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू माइलस्टोन्स एंड रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू। ये भी सेम वही बात हो गई, जहाँ पे हमारा ओवरड्यू बन गया था उस केस में हम पैसा किसी और से वसूलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू माइलस्टोन्स। तो इस केस में भी देखो तो यहाँ पे रेफरेंस किया है इन्होंने नोट 16 टू द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस और नो? यस। देख लो, कोई एक आधा मैटर को तुमको रीड करना है तो तुम रीड कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला तो तुमको पता ही होगा, ठीक है, तुमने बचपन में किया होगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालने वाला काम। तो तुमको एक बार रीड करना है तो इसको रीड कर लो की ऑडिट मैटर पैरा आर दोज मैटर्स that in our professional judgment are more significance in our audit of FS for the current period। ये सब के की वर्ड्स जो है हाईलाइट करते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये तुम्हारे आने चाहिए आंसर में, ठीक है। इन द करेंट पीरियड भूल जाओगे कि भैया इट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट कौन से ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करेंट पीरियड। पिछले साल के ऑडिट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसको इस बार नहीं बताना है। These matters were addressed in the context of our audit of the SFS as a whole and in forming our opinion. We do not provide a separate opinion on this matter। देख रहे हो इंपॉर्टेंट, ये सब बताना है ना तुमको की ऑडिट मैटर पैरा में जो मैटर तुम इंक्लूड कर रहे हो इसके ऊपर तुम कोई और जगह सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हो, नहीं देते हो, देते भी नहीं है अपन, लिखा हुआ है कि जो मैटर तुम ऑलरेडी यहाँ पे एम्फसाइज करवा रहे हो या फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन में डाल रहे हो, तो इस मैटर के तहत हम अलग से ओपिनियन नहीं देते, हमारे क्वालिफाइड ओपिनियन है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डाल रहे हो तो ऑलरेडी दैट इज हाईलाइटेड, उसको हाईलाइटेड करने की फिर यहाँ पे जरूरत क्या है कि एएम या यूएम में। समझ में आ रही बात? तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारी कि वी डू नॉट प्रोवाइड सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर। फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन में देखो कि ऑडिट मैटर के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। यस,
डन। एक और एनुअल ऑडिट रिपोर्ट मैंने देखी थी, तो ये देखो फेडरल बैंक की रिपोर्ट है जो, उसमें की ऑडिट मैटर में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ऑडिट मैटर का, देख सकते हो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एंड कैसे तुमने ऑडिटर ने कैसे एड्रेस किया ये सारे की ऑडिट मैटर को, ये भी तो तुमको बताना ही रहता है ना। तुम की ऑडिट मैटर 701 में जाके देखोगे तो ये भी तुमको बताना होता है, हाउ आर ऑडिटर्स एड्रेस द की ऑडिट मैटर्स। अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं अपन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने वाले हैं जो तुमको हाईलाइट करना चाहिए। अब अगर तुम्हारा इग्नोर हो गया था फर्स्ट टाइम रिवीजन में, तो अब सेकंड टाइम रिवीजन में एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करते टाइम हाईलाइट करो ये सब पॉइंट्स। देखो 701 में यहाँ पे क्या क्या मैटर को तुम की ऑडिट मैटर में लेते हो। यहाँ पे देखो पर्पस में दिया है कि टू प्रोवाइड अ बेसिस टू फर्दर एंगेज विद द मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी अबाउट सर्टेन मैटर्स रिलेटिंग टू द एंटिटी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कैसे क्या क्या डिटरमाइन करते हो तुम, कौन कौन से मैटर को डिटरमाइन करते हो कि ये की ऑडिट मैटर है। अपन ने देखा था जो एरिया ऑफ हायर एसेस रोमम है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट ऑडिटर का जजमेंट इन्वॉल्व है, या फिर जहाँ पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट जजमेंट। सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड इफेक्ट उसका क्या है। Auditor shall determine which of these matters so determined above were of most significance in the audit of FS of the current period and therefore are the key audit matters. देखो ये वाला लाइन पढ़ो, ये वाली की ऑडिट मैटर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्रेसिंग मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर तुम ऑलरेडी ये मैटर के तहत मॉडिफाई कर रहे हो तो की ऑडिट मैटर ओपिनियन पैरा में नहीं डालोगे, की ऑडिट मैटर पैरा में वो पॉइंट नहीं डालोगे। फिर तुमको देना पड़ता है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर। जो अपन देखे ना ये डिस्क्रिप्शन, ये तुमको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे ये देखो की ऑडिट मैटर का डिस्क्रिप्शन तुमको देना है, समझ में आ रहा है। एंड डिस्क्रिप्शन के बाद किन सर्कमस्टेंसेज इन विच अ मैटर डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर इज नॉट, ये तो अपन ने नहीं देखा था, बट ये देखो, if the auditor determines depending on the facts and circumstances of the entity and the audit that there are no key audit matters to communicate, the only key audit matters वाला भी हो गया। ये वाला डिस्क्रिप्शन में देखो क्या क्या इंक्लूड करना है तुमको, कि why this matter was considered to be of most significance and how the matter was addressed in the audit, that is important। समझ में आ रहा है, हाउ दी मैटर वाज एड्रेस्ड इन दी ऑडिट। ये देखो कैसे उन्होंने हर बार दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर, कैसे तुमने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, हाउ डिड यू एग्जैक्टली एड्रेस दी इंपॉर्टेंट की ऑडिट मैटर पैरा इन दी ऑडिट। ये यहाँ पे भी दिखेगा तुमको, फेडरल बैंक की ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे भी दिखेगा कि की ऑडिट मैटर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा, ठीक है, एडवांस के बारे में, एंड हाउ आर ऑडिट एड्रेस द की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे बढ़े क्या, क्लियर है क्या ये आरटीपी नवंबर 23 में आया हुआ है ये, that is more with respect to clarifying your concept basically। ऐसा क्वेश्चन आना थोड़ा चांसेस कम है कि डिफरेंस बताओ, ठीक है, डिफरेंस क्वेश्चन आता भी तो भी अपन ने डिटेल में देख ही लिया, बट मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअली यू विल बी मच मोर क्लियर नाउ आई बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये सारे क्वेश्चन आई रिमेंबर, आई थिंक यू शुड हैव डन दिस ऑलरेडी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फिगर से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है हर बार। फिर ये वाला क्वेश्चन भी देखो फटाक से, ये भी किया हुआ होना चाहिए, एमटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन है ये। तुमको यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या बताना है, अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में तुमको याद होगा कि ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर ने ऑब्टेन कर ली है बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट,
ऑडिट रिपोर्ट होने के पहले अदर इन्फॉर्मेशन जो तुमने ऑब्टेन की है उसके रिस्पेक्ट में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है तो उसके रिस्पेक्ट में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या तुमको याद है दोनों? ऑडिट रिपोर्ट के पहले अगर तुमने ऑब्टेन कर ली अदर इन्फॉर्मेशन तो क्या रिपोर्ट करते हो, या क्या रिपोर्ट नहीं, क्या प्रोसीजर क्या करोगे तुम एज एन ऑडिटर? तुमको अदर इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन हो गई है तो उस केस में वो जो अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है डेट इंक्लूड्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब वो अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और अब ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है, दो केस बनता है, या तो तुमको पहले मिल गई है बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, या तुमको ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिली है ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो उसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड आंसर भी है। बताओ किसी को याद आ रहा है क्या? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ING associates discussed with the management about the other information that appeared to be materially misstated. Other information के बारे में डिस्कशन किया मैंने और मेरे को जो कि material misstated लग रहा था, and also requested management to provide evidence for the basis for management statement in other information along with the supporting document. हमने मैनेजमेंट को बोला कि तुम ऐसा क्यों बता रहे हो, तुम्हारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस वगैरह दो हमको, right? Then guide ING associate as to how to respond that MMS of other information obtained prior to the date of auditor's report. मतलब ऑडिट रिपोर्ट के पहले तुमको मिल गया तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, और अगर तुमको ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिलता तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते? भाई अगर मेरे को ऑडिट रिपोर्ट के पहले ही मिल गया तो मैं दो चीज कर सकता हूँ, या तो मैं अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकता हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन मेरे को मटेरियली मिसस्टेटेड लग रही है तो उसका कोई अगर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ रहा है मेरे एफएस के ऑडिट के ऊपर, एफएस के ऊपर, तो मैं उसको एड्रेस कर सकता हूँ बाय एडजस्टिंग माय ओपिनियन। और सेकेंडली या तो मैं विड्रॉ कर सकता हूँ अगर अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं दी है तो, एकदम मतलब रेयर सर्कमस्टेंस होगा। बट अगर मैंने थर्ड पॉइंट जो सेकंड पॉइंट पूछ रहा है कि क्या आंसर तुम्हारा डिफरेंट होगा अगर तुमने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट दे दिया उसके बाद तुमको कोई ओआई मिला है जिसमें तुमको एमएमएस मिला है, ओआई मिला है जिसमें तुमको एमएमएस मिला है, बट ये जो ओआई है वो तुमको बाद में आया है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो तुमने तो ओपिनियन दे दिया है, तुम अब विड्रॉ भी नहीं कर सकते, तो तुमको अब नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा सो एज टू एड्रेस दिस पॉइंट बाय मेकिंग अदर्स अवेयर अबाउट द फैक्ट कि क्या चीज को रिलाई करना चाहिए, क्या चीज को रिलाई नहीं करना चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये चीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा तुमको टू द अदर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हु माइट ऑलरेडी बी हैविंग दिस ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट इन देयर हैंड्स। ठीक है, तो आई डोंट सर ये 5 हाँ 560 में जैसे था वैसा ही है क्या इसका रिपोर्टिंग भी? 560 की रिपोर्टिंग तो थोड़ी अलग हो जाती है ना, तुम्हारा एडिशनल रिपोर्टिंग भी होती है उसमें, ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है इसमें, तो तुमने कंसीडर करना पड़ता है कि तुमको एडिशनल एक और ऑडिट रिपोर्ट या तुमको डुअल डेटेड ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ सकती है क्या, क्योंकि तुमको सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी होती है। बट जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसमें पर्टिकुलरली तुमको ऑडिट पूरी नहीं करनी है, समझ रहे हो, उसमें तुमको मैचिंग करनी होती है, रिकंसिलिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन है, एंड देयरफॉर तुम अदर इन्फॉर्मेशन की ऑडिट नहीं करते हो, तो रिपोर्टिंग उसकी अलग है। एंड यहाँ पे तुमको देखना है कि रिपोर्टिंग के पहले तुमको ओआई मिल गया था या रिपोर्टिंग के बाद मिला है। अगर रिपोर्टिंग के पहले मिल गया था तो तुम कंसीडर कर सकते हो क्या कि मैं अपने ऑडिट ओपिनियन में इसका क्या इंप्लीकेशन आएगा, क्या मैं इसको मॉडिफाई करूँ, क्या मैं ओपिनियन को अपने मॉडिफाई करूँ क्या, या फिर अगर नहीं लग रहा है तो तुम विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर ऑडिटर ने कंक्लूड कर चुके हैं ऑलरेडी एंड दिस OI हैज बीन ऑब्टेन आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो इस केस में OI करेक्टेड है कि नहीं ये मेरे को प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी कि अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट करवाने बोलना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है, तो इन दैट केस आई विल हैव टू टेक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, लीगल राइट और ऑब्लिगेशन जो भी मेरी बनती है उसके तहत मेरे को यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आई विल हैव टू मेक देम अवेयर अबाउट द अदर इन्फॉर्मेशन व्हिच माइट इंक्लूड व्हाट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर 560 में भी तो वही था ना जब एफएस ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुका होता है और एफएस मैनेजमेंट चेक नहीं करना चाहिए, सेकंड पोर्शन अमेंड की नहीं बात करना कर रहे हो चाहिए। तुम, ये वाले पोर्शन की हाँ बात हाँ कर रहे सेकंड पोर्शन हो, सेकंड बोल पोर्शन सकते हो, हाँ बी पॉइंट पर्टिकुलरली। ये देखो ये मेरे टाइम का क्वेश्चन आया हुआ है अगेन, अदर इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन डिफर कर रहा था, बिट अदर इन्फॉर्मेशन में जो प्रॉफिट मार्जिन दिया था वो दिया था कि प्रॉफिट मार्जिन मेरा कम होते जा रहा है, जबकि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर करूँ अगर मैं, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरी जो भी मार्जिन हो दैट वाज एक्चुअली इंक्रीजिंग, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इंक्रीजिंग, बट अदर इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट मेरी जो मार्जिन है वो डिग्रेड होते जा रही है, डाउनग्रेड होते जा रही है, तो ये तो मिसमैचिंग है ना, क्लियर कट एग्जांपल ऑफ मिसमैचिंग, मैच नहीं हो रहा है तुम्हारी कहावत कथत और
फाइनेंशियल्स में जो दिया है। सो ऑडिट मैनेजर डिस्कस दिस इशू विद द पार्टनर हु इन रिप्लाई, ऑडिट पार्टनर हमको क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर भैया तुमको ये सब बातों से डिस्क्लोजर वगैरह से कहाँ जा जाके ढूंढ रहे हो, अदर इन्फॉर्मेशन इतना टाइम पड़ेगा तुम्हारे पास, ये सब बातें तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं है। तुमको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दो, अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं है तुमको। इट बीइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, अदर इन्फॉर्मेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अच्छे से कर लेंगे, तुमको बीच में टांग लगाने की जरूरत नहीं है। डू यू थिंक दैट पार्टनर इज करेक्ट इन हिज अप्रोच ऑन द इशू? तो ये तुमको आंसर देना था। डिस्कस विद रेफरेंस टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट द ऑडिटर्स ड्यूटी विद रिगार्ड टू रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे आंसर इंस्टीट्यूट ने जो दिया था वो अगेन सेम आंसर दिया था, यही वाला। कौन सा? ये यहाँ तक का। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को ओपिनियन देने के पहले ही other information मिल गई है। ऑडिटर, other information has been obtained before the date of auditor's report, right? And therefore you will have to consider this वाला केस कि तुम्हारे ऑडिट ओपिनियन में क्या इंप्लीकेशन आएगा इसका, क्या तुमको विड्रॉ कर लेना चाहिए क्या, तो ये वाला पॉइंट तो तुमको डालोगे ही डालोगे। एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो इंसर्ट द रिपोर्टिंग वाला पॉइंट, जो आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर में नहीं डाला था, क्योंकि पर्टिकुलरली तुमको रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ऑडिटर्स ड्यूटी विद रिगार्ड टू रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग वाला तो तुमको वो तो बोलना है कि मेरे रिपोर्ट में क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को रिपोर्ट को, या क्या मेरे को विड्रॉ कर लेना चाहिए, मेरे को रिपोर्ट नहीं देना चाहिए क्या। एंड सेकेंडली तुमको ये वाले पॉइंट्स भी हाईलाइट करने चाहिए विद रिगार्ड टू रिपोर्टिंग वाला। एक बार देख लो फटाफट से, फिर वी विल स्टार्ट विद देन इलस्ट्रेशंस। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाक से, देन वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशंस, जहाँ पे तुम्हारे गोइंग कंसर्न का नॉलेज काम आएगा एंड अदर नॉलेज विल बी हैंडी एज पर ऐसे 705, एज पर ऐसे 570। बोलो भाई, आर यू कंफर्टेबल? क्वेश्चंस हो रहे हैं, जम रहे कि नहीं जम रहे? बैंक ऑडिट का टेस्ट क्यों नहीं दिया अभी तक? वृंदा, अंतिमा, जितेंद्र, हाँ बोलो भाई। अभी नहीं, मतलब इतना थरो रीडिंग नहीं हो पाया है। और मतलब थोड़ी-सी मतलब लेस सिंसियरिटी से अगर टेस्ट देते हैं ना तो फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बट फिर टाइम और एफर्ट डाल के जल्दी उसको कंप्लीट करो। पेंडिंग रखोगे तो फिर वो टेस्ट छूट ही जाएगा, टेस्ट देना होगा ही नहीं फिर। यस सर। ये अभी अपन ने आज 700 सीरीज के कुछ क्वेश्चंस किए, हाफ क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ। तो अभी थोड़ा तुमको क्लियर है क्या आगे के तुमको क्वेश्चंस अब बताने तुमको आंसर्स? अपन अभी क्वेश्चंस करते जाएंगे। सो आर यू कंफर्टेबल और यू वांट टू रिवाइज एनीथिंग, क्या कुछ पर्टिकुलरली कोई डाउट, एनीथिंग? क्योंकि अब ये सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। ये सारे इलस्ट्रेशंस है जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किए तुम्हारे चैप्टर 7 रिपोर्टिंग का जो चैप्टर है, वही से अपन ने डायरेक्टली एज सच पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल से जैसा दिया है वैसा वैसा लिया है। इसके अलावा जो एग्जाम में और आ चुके ऑलरेडी क्वेश्चंस वो अपन ने डिस्कस कर लिए, और मोर और लेस पर्टिकुलर तुमको देखोगे तो बहुत सारे सिमिलर भी मिलेंगे। आ जाओ, सबसे पहले सीए समीर इलस्ट्रेशन 1 तुमको करना है अब आंसर, ठीक है ना। सीए समीर इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ट्रैम फैम लिमिटेड for the FY 2022-2023. While concluding the audit, CA Samir decided to issue an unmodified opinion. ठीक है, तुम अनमोडिफाइड ओपिनियन देने का डिसाइड कर लियो। दो ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तुम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है with respect to the company's ability to continue as going concern on account of a pending litigation related to labor law. तो लिटिगेशन के कारण तुमको लग रहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। ही इज ऑफ द व्यू दैट कंपनी हैज मेड अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द पेंडिंग लिटिगेशन। तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर, जो एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर वाला पॉइंट था, जो 2 पॉइंट डिस्क्लोजर करने चाहिए थे अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है, तो क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है मेरे को, कि प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशन कौन कौन से थे दैट कास्टेड सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। एंड सेकेंडली मेरे को बताना पड़ता है कि आई विल नॉट बी एबल टू डिस्चार्ज माई एसेट्स, डिस्चार्ज माई लाइबिलिटीज और रियलाइज माई एसेट्स ड्यू टू this particular going concern scenario.
सो बट यहाँ पे उसने मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर दिया, दोनों पॉइंट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर दिया है, तो क्या मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, या फिर अनमॉडिफाइड दूंगा? क्वालिफाइड दूंगा कि अनमॉडिफाइड दूंगा अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर दिया है तो? बोलो। अनमोडिफाइड ना सर? अनमॉडिफाइड दूंगा। कौन से पैरा के अंदर मेरे को कुछ चीजें बतानी पड़ेगी? अपन ने देखा था ना अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में भी तुमको गोइंग कंसर्न के पैरा के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा हाँ इंक्लूड करना है। सेक्शन क्या सेक्शन? मटेरियल अनकंसिस्टेंट विद गोइंग कंसर्न, वापस से बोलो, वापस से। मटेरियल अनसर्टेनिटी विद गोइंग कंसर्न। तो तुमको वो नोट का रेफरेंस देना है, सेक्शन का रेफरेंस देना है, ठीक है, हाँ कि जहाँ पे ये वाली बात का मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर किया है। ये जो 2 पॉइंट का जो मैनेजमेंट, ये जो डिस्क्लोजर की बात हो रही ना, यही तो अपन ने देखा, तुमको हाईलाइट करना है अंडर द पैरा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। उसके अंदर 2 पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं। एक पॉइंट कि तुमने ये जो डिस्क्लोजर किया है मैनेजमेंट ने, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा तुमको। एंड सेकेंडली यू विल ऑल्सो से व्हाट, कि वी आर नॉट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये मैटर के तहत हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। देख लो एक बार आंसर। ये शॉर्ट में दिया हुआ है, बट तुमको पर्टिकुलरली जैसा दिया हुआ है वैसा तुमको डालना पड़ेगा, जैसे हमने और भी पुराने क्वेश्चंस में देखा था ऐसे 570 में। क्लियर है क्या? क्लियर है तो फटाफट बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे। यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रेन्स। सुधीर इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। The company has taken long-term funding for fixed capital and short-term funding for working capital. Obviously, ठीक है. During the course of audit, CA Sudhir found that the company's financing arrangement are about to expire, and the company is unable to renegotiate or obtain replacement financing. रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग नहीं हो रहा है, और तुम्हारा ऑलरेडी जो तुम्हारा फाइनेंसिंग थी, जो तुम्हारी बोरोइंग्स थी, वो एक्सपायर होने वाली है। तो इस केस में मुझे बताओ ये कौन सा इंडिकेटर है? सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न का कौन सा इंडिकेटर है ये? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंडिकेटर है, राइट। सो फाइनेंशियल इंडिकेटर से तुमको याद समझ में आना चाहिए कि गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है। एज सच कंपनी मे बी अनेबल टू रियलाइज इट्स एसेट एंड डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नोट टू अकाउंट discuss the magnitude of financing arrangement. It also discusses about the expiry of the financing arrangement and the total financing arrangement jitni hai. However, the financial statement do not include discussion on the impact or the availability of refinancing. मतलब तुम्हारे जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर करने थे रिगार्डिंग दैट प्रिंसिपल इवेंट दैट कास्टेड सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, वो प्रिंसिपल इवेंट के बारे में तुम बता ही नहीं रहे हो कि भैया हमको रीफाइनेंसिंग हो सकता है ना मिले। ये प्रिंसिपल इवेंट है ना, यही तो कंडीशन है, इवेंट है, ये इवेंट के कारण ही तो गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट आ रहा है। एंड देयरफॉर यू शुड हाईलाइट दिस, डिस्क्लोज दिस, बट तुम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो ये वाले पॉइंट को। दस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फुल्ली डिस्क्लोज दिस फैक्ट। अब मुझे बताओ तुम कौन सा ओपिनियन दोगे? बोलो, अब मुझे बताओ कौन सा ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड दोगे एवरीवन? यस सर। व्हाई नॉट एडवर्स? बिकॉज बट ऑब्वियस है क्या कि ये वैसा भारी भरकम वाला मैटर नहीं है विच इज परविजिवली अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ऑल्दो दिस इज अ मिसस्टेटमेंट विच इज मटेरियल, बट परवेजिव नहीं है विच इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। परवेजिव का एग्जांपल देखो, परवेजिव का इलस्ट्रेशन 4 पढ़ो तुम। सर एक चीज पूछना था सर, अगर एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रिपोर्टिंग होगा तो मॉडिफाइड ओपिनियन अगर लिख देंगे तो दिक्कत नहीं ना है? तुमको ड्राफ्ट करने बोल रहे हैं यहाँ पे, रिपोर्टिंग करने के लिए बोल रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग करने बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन, तो तुमको मान के चलो रिपोर्ट करके आना था, ओपिनियन के बारे में करके आना और रिपोर्टिंग भी करके आ जाना। क्वालिफाइड ओपिनियन एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। यहाँ पे भी जैसे रिपोर्टिंग कर दी है ना इसने पूरी प्रॉपर, तो फिर तुम मॉडिफाइड ओपिनियन डालोगे तो मॉडिफाइड ओपिनियन की क्या रिपोर्टिंग करोगे? मॉडिफाइड के अंदर तो क्वालिफाइड भी आ रहा है, डिस्क्लेमर भी आ रहा है, एडवर्स भी आ रहा है। तो तुमको पर्टिकुलरली रिपोर्टिंग जब करना है तो तुम
को यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुमको ऐसे 570 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुमको पर्टिकुलरली अगर तुम क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन बता रहे हो तो तुम रिपोर्टिंग करके ही आओगे, समझो। बाकी क्वेश्चन हो गए जैसे ऐसे 505 में दिया हुआ है तुम्हारा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाए तो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। अब अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म भी नहीं कर पाए तो मॉडिफाई कर दो ओपिनियन, ऐसा कई जगह रेफरेंस में दिया हुआ है। तो वहां पे तुम उतना लिख के आ जाओगे चल जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसे 505 का होगा। तो वहां पे उतना 505 के रेफरेंस आएगा मॉडिफाई करके कि भैया 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो। इफ द ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर इज आल्सो नॉट एबल टू ऑब्टेन यू sufficient appropriate audit evidence, then in that case you can modify your opinion। ये ऐसे में ही दिया हुआ है तो वहां पे तुम मॉडिफाई लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ 570 में तुम्हारा बताया हुआ है कि या तो तुम क्वालिफाई दोगे या तो एडवर्स दोगे, और ये मैटर तुमको क्वेश्चन भी दिए हुए ऐसे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 4 एंड दोनों के आंसर रीड करो फटाफट से। इलस्ट्रेशन 4 भी रीड करो और इलस्ट्रेशन 3 का आंसर और इलस्ट्रेशन 4 का आंसर, दोनों का आंसर रीड करो। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस थोड़ा बहुत। रीड किए क्या? सिंपल लग रहा है? एक क्वेश्चन आ सकता है तुमको रिपोर्टिंग पे। सिंपल लग रहा है कि नहीं, कि अभी भी डाउट है कि हो पाएगा या नहीं? इतने क्वेश्चंस किए अभी अपन ने। बोलो 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 बोलो। तो समझ गए तो बताया तो करो कि आगे बढ़ो। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। MNO लिमिटेड इज अ पावर जनरेटिंग कंपनी हैविंग इट्स प्लांट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री अपना 7 सिस्टर्स, वहां पे प्लांट लगा दिया पावर जनरेटिंग कंपनी ने। फॉर द FY 22-23 PRT and associates are the statutory auditors of the company. During the course of audit team was unable to obtain sufficient appropriate audit evidence। sufficient appropriate audit evidence obtain नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो about a single element of consolidated financial statement। That is, the auditor was unable to obtain audit evidence about the financial information of a joint venture। इन्वेस्टमेंट तुमने किया हुआ है XYZ लिमिटेड में, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक सिंगल लाइन आइटम है, उसके ऊपर तुमको कोई सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। बट ये जो सिंगल आइटम है दैट रिप्रेजेंट्स ओवर 90% ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट्स। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज अ मटेरियल एंड परवेसिव या सिर्फ मटेरियल? मटेरियल एंड परवेसिव। मटेरियल एंड परवेसिव एवरीवन, या किसी को लग रहा है सिर्फ यस मटेरियल है? तो right, everyone saying what, this is a material as well as pervasive to the financial statement as a whole। क्योंकि ये कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा भी होगा तो ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट हिलेगी इससे, ठीक है। what kind of opinion should the statutory auditor issue in that case? बोलो कौन सा एडवर्स। ओपिनियन? हाँ एडवर्स कौन बोल रहे हैं? सॉरी 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 सर। Disclaimer of opinion, sir. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। so sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला है, so in that case you will issue what, disclaimer of opinion। बोलो disclaimer of opinion का ड्राफ्टिंग कैसे करते हो? दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्थ रिमेम्बरिंग, याद होना चाहिए तुमको। क्या तुम ऐसा लिखते हो क्या कि वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट, या तुम ऐसा नो लिखते हो कि वी वर We are अपॉइंटेड not और वी वर एंगेज्ड टू कंडक्ट द ऑडिट? we are not able to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the information. ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर मतलब पूरा शुरू से कैसे करेंगे अपन ड्राफ्ट? We do not express an opinion on the financial statement of ऑफ दिस एंटिटी, हाँ। this entity. बिकॉज व्हाई, Uh, व्हाई डू यू नॉट गिव एनी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
Why are you not expressing any opinion on the financial statement of ABC Limited? If why? Yeah, Because because the we possible are effects. unable to obtain sufficient appropriate audit evidence. because you were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence and the possible effect जो जितेंद्र बोल रहा था Possible which effects on the financial statements of undeducted misstatements Sorry, sir. both are Repeat. material and pervasive. इफेक्ट्स टू द कंसोलिडेटेड और तो या तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल तो तुम्हारा परवेजिव और मटेरियल इफेक्ट आ रहा है इसका और मैं तुमको जो वो चीज बोल रहा था तुम यहाँ पे ये बोलते हो ना कि तुम्हारा क्या नाम है वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी और तुम वहां पे लिखते थे बेसिस अब ये तो ओपिनियन पैरा हो गया तुम्हारा ये तो ओपिनियन पैरा हो गया डिस्क्लेमर ओपिनियन पैरा अब सिमिलरली तुम बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा भी तो दोगे बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन पैरा तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में अपन 4 बातें बताते थे याद होगा तो अभी सुबह वृंदा ने बताया 4 बातें कि वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट बट क्या यहाँ पे हमने ऑडिट कंडक्ट की क्या नो No, नो sir. सो व्हाट वी विल राइट इंस्टेड ऑफ दैट वी वर एंगेज्ड टू कंडक्ट द ऑडिट समझ में आ रहा है डिफरेंस वी वर एंगेज्ड टू कंडक्ट द ऑडिट यहाँ पे तुम बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन दोगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेसिस तुमने बताया कि 90% है वी वर नॉट अलाउड एक्सेस टू द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स एज अ रिजल्ट वी वर अनेबल टू डिटरमाइन वेदर एनी एडजस्टमेंट वर नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप प्रोपोर्शनल शेयर दैट इट कंट्रोल्स जॉइंटली ठीक है एंड जॉइंट वेंचर जो है ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सवाइजेड कंपनीज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज विच फॉर विच इट इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल इट्स प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ एक्सवाइजेड इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द ईयर एंड द कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देयरफॉर इन दैट केस तुम्हारा डिस्क्लेमर जा रहा है सर देखो बेसिस ऑफ क्वेश्चन ओपिनियन में तो क्वेश्चन ही छाप दिया मतलब ये चिपका दिया है इसमें तो क्या बोले बेसिस ऑफ ओपिनियन में तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही उसमें डाल दिया पूरा हाँ बट और मेन पॉइंट बस सिर्फ मेन पॉइंट डाला है तुमको एक और चीज यहाँ पे डालनी चाहिए थी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ये वाली बात कि अमेंड द स्टेटमेंट इन द ओपिनियन सेक्शन में विच इंडिकेट्स एफएस हैव बीन ऑडिटेड टू वी ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाली लाइन तुम्हारी आनी चाहिए कहाँ पे ओपिनियन वाले सेक्शन में और सिमिलरली तुम्हारा बेसिस फॉर ओपिनियन वाले सेक्शन में भी यहाँ पे अपन ने इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बातें देखी थी देखो basis for opinion वाले में we will amend the statement about whether the audit evidence we obtained or not तो तुम basis for opinion section में जो तुम बोलते थे कि we have conducted the audit in as per SA तो यहाँ पे बोलेंगे we were engaged to conduct the audit similarly तुम बोलते थे कि we obtained sufficient appropriate audit evidence तो यहाँ पे तुम बताओगे कि हमको sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला है ऑडिट डिस्क्लेम कर रहे तो ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट रेफरेंस टू द सेक्शन अबाउट द ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेक्शन का रेफरेंस इंक्लूड नहीं करोगे तुम बेसिस फॉर ओपिनियन वाले सेक्शन में तो तुमने जो कि आंसर में नहीं भी किया ठीक है ड्राफ्ट जो तुमने ड्राफ्टिंग करोगे उसमें तुमको रेफरेंस नहीं देना है क्योंकि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी नहीं रही ना तुम्हारा ऑडिट ही नहीं है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का है ठीक है अ स्टेटमेंट अबाउट वेदर द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड और नॉट सही तुमने ऑब्टेन किया कि नहीं ये इसका रेफरेंस नहीं दोगे इफ द ऑडिटर एक्सप्रेस एन एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑडिटर शेल डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन अकॉर्डिंगली तो वो सारी बातें तुमको देखते चलनी है अभी देखो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन एंड स्टील बार्स ठीक है पीपी एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर एफआई 22-23 द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट प्रकाश जो कि पीपी एसोसिएट का पार्टनर होगा फाउंड दैट द कंपनीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स हैव एक्सपायर्ड ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया वापस से and the amount outstanding was payable on 31st March 2023 company has been unable to renegotiate or obtain replacement financing and is considering filing for bankruptcy these events indicate a material uncertainty that cause significant doubt ये वही सेम क्वेश्चन है बताओ what opinion should CA Prakash do significant doubt on the entity's ability to continue as going concern and therefore it may be unable to realize its assets and discharge its liability in the normal course of business financial statement do not disclose the fact फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही है फैक्ट को तो अपन ने क्वालिफाई किया था कि एडवर्स किया था एडवर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट क्वालिफाई फॉर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रोवाइड फॉर दिस डिस्क्लोजर कहा गया क्वेश्चन मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा था
इलस्ट्रेशन 4 सर। 4 तो अपना हुआ है ना, 5th भी हो गया, ऑफिस फिर फिर से से हो गया, करवा रहे हैं। सॉरी। ठीक है, 6th पे आ जाओ। सीए यश इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लक्ष्मी वर्धन लिमिटेड। ठीक है, कहाँ का ऑडिटर हूँ मैं? FY 22-23 के लिए लक्ष्मी वर्धन लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ 55 लाख given to सर्वज्ञ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी हैज नॉट फर्निश्ड एनी एग्रीमेंट टू मी and in absence of the same he is unable to verify the terms of repayment, chargeability of interest and other terms। तो मेरे को एग्रीमेंट नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो रहा है? लोन्स एंड एडवांसेस के तहत जो मेरे को एग्रीमेंट थी, तो मेरा मेन की ऑडिट एविडेंस है ना, मेरा सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस लैक ऑफ लोन्स के सफिशिएंट रिस्पेक्ट में एग्रीमेंट है। सो लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस, राइट? सो अगेन व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन वुड आई गिव इन दैट केस? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड। और तुमको क्वालिफाइड वाले में दो पार्ट होते थे। क्वालिफाइड ओपिनियन में दो पार्ट से फ्रेमिंग होती थी। एक ऐसा फ्रेमिंग होती थी जहां पे तुमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, और एक फ्रेमिंग जो कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। तो तुमको जब साई नहीं मिला तो तुम कैसे क्वालिफाइड ओपिनियन की फ्रेमिंग करोगे, बोलो? क्वालिफाइड ओपिनियन की फ्रेमिंग, जब तुमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तब तुम क्या बोलते थे? possible effects of the matters, sorry, possible effects of the non availability of sufficient appropriate audit evidence is material but not pervasive। पॉसिबल इफेक्ट डालते थे तुम वहां पे। अगर साई मिल गया है तो अलग हो गया ना, तो तुम डायरेक्ट इफेक्ट बता रहे हो, लेकिन तुमको साई नहीं मिला है और ऑडिटर के नजर में, ऑडिटर के ओपिनियन में द पॉसिबल इफेक्ट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। क्लियर है क्या? ये यस छोटी सर। छोटी पॉसिबल इफेक्ट वाली लाइन, ऐसे लाइन, ये सब डिफरेंशिएट तुमको रहनी चाहिए। यहाँ पे बोल रहे व्हाट स्पेशल कंसीडरेशन नीडेड फॉर एक्सप्रेसिंग एडवर्स ओपिनियन। तो तुमको पता ही है एडवर्स ओपिनियन में अपन वही रिपोर्ट करते हैं कि अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, डायरेक्ट बोल देते अपन। इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन, इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 MSD लिमिटेड फेस्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट which destroyed a lot of business activity of the company. These circumstances indicate material uncertainty on the company's ability to continue as going concern. Due to such event, it may not be possible for the company to realize its asset या pay off its liability during the regular course of business। देखा मैंने बताया ना सुबह ही, 570 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है देखो सारे वही से बन रहे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी डू नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट। अगेन फैक्ट डिस्क्लोजर नहीं है, क्वालिफाइड करोगे कि एडवर्स दोगे? यहाँ पे तुम्हारा क्या अर्थक्वेक से रिलेटेड इवेंट है, समझ रहे हो? तुम्हारा मेजर इवेंट है, डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। दैट शोज व्हाट इट इज परवेसिव टू द एफएस एज अ होल, मटेरियल है काफी ज्यादा। सो यहाँ पे तुम क्या करोगे? इशू एडवर्स ओपिनियन। तुमको पूरा पूरा बताना पड़ेगा, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डाला होगा या नहीं डाला होगा आई डोंट नो, बट तुमको एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर बताना पड़ेगा। वो दोनों पॉइंट की, ये दो पॉइंट का डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट का डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो हम एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। यहाँ पे हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, एडवर्स ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करोगे, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में स्पेशल कंसीडरेशन क्या क्या ध्यान रखोगे? स्टेट दैट द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रही है, बताना पड़ेगा तुमको। वी वर एंगेज्ड टू कंडक्ट द ऑडिट, ये लाइन भी लिखनी पड़ती है तुमको। And state that because of the significance described in the basis for disclaimer of opinion, the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 रीड करो और बताओ। 150 करोड़, 150 रुपए देगा, 150 करोड़ विथ रिस्पेक्ट टू डेटर्स। कोई बैलेंस कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुआ है तुमको, डिफॉल्ट उल्टा और ज्यादा बढ़ गया ऑन द पेमेंट ऑब्लिगेशन बाय द डेटर्स। द कंपनी हैज नॉट क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तुमने डेट, ड्यू डेट चले गई है, डेटर से अभी तक पैसा आया नहीं है, स्टिल तुमने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाया है, या तुमने बनाया कितना है? 25 करोड़ तक का ही बनाया। कंपनी has stated that the provision is based on the receivable which are older than 36 month। तो तुमने एक एजिंग वाइज एनालिसिस किया होगा, 0 to 6 month, 6 month to 12 month, या 0 to 1 month, 1 month to 3 month, 3 month to 6 month, more than 6 month।
6 मंथ टू मोर देन से लेके 1 ईयर तक, फिर 1 ईयर से 2 ईयर तक, फिर 2 ईयर से 3 ईयर तक, एंड देन मोर देन 36 मंथ्स ओल्ड। तो मोर देन 36 मंथ्स ओल्ड वाले सबको तुमने लिया और उनको उनके लिए प्रोविजन बस बनाया। उतना कितना हो रहा है तुम्हारा? 25 करोड़ जितना हो रहा है, विच अकॉर्डिंग टू द ऑडिट टीम इज इनएडिक्वेट। प्रोविजनिंग कम की गई है 150 करोड़ में। तुमको लगता है कि तुम्हारे हिसाब से हो सकता है प्रोविजनिंग होनी चाहिए थी 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़। तो फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अभी अपन देखते हैं अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन शुड सीए अभिमन्यु गिव। तो पहले केस में कौन सा ओपिनियन दोगे बताओ? ऑडिटर के लिए लग रहा है कि उसको प्रोविजन जितना बनाना चाहिए था मैनेजमेंट ने उतना प्रोविजन नहीं बनाया है। सिमिलरली सेकंड केस है फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंटरीज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी का 40% तो तुम्हारा इन्वेंट्री है, मतलब इन्वेंट्री इज अ वेरी वेरी मेजर चंक ऑफ योर बैलेंस शीट। During the reporting period, the management has not undertaken physical verification of the inventory at periodical intervals. Also, the company has not maintained adequate inventory records at the factory. Audit team was unable to undertake physical inventory counts such as the value of inventory could not be verified. Under the above circumstances, what kind of opinion should CA Abhimanyu give? तो देखो तुमको बैलेंस कंफर्मेशन भी नहीं मिला, मतलब तुमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। सिमिलरली सेकंड केस में भी तुमको इन्वेंटरी के रिस्पेक्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन या जो मेन जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन करना था तुमको वेरिफिकेशन करते टाइम, या मेन जो जो तुम्हारे की ऑडिट एविडेंस है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, वो तुमको ऑब्टेन नहीं किए। तो बात तुम यहाँ पे आती है कि तुम क्वालिफाई करोगे या डिस्क्लेमर दोगे। समझ में आ रही बात? तो बताओ तुम कौन इस सर्कमस्टेंस में क्या ओपिनियन दोगे, क्वालिफाई या डिस्क्लेमर? सर डेटर के केस में तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सब चीजें कंसिडर करते हुए चलो ना, एज अ होल तुमको देखना है पूरी एंटिटी का। पूरी एंटिटी का तो फिर सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना होगा ना। 40% इन्वेंट्री है, 40% इन्वेंट्री है, एंड ये जो मेजर चंक डेटर है 150 44%, करोड़ के, इसमें 150 भी करोड़ बोल रहे कि दिस डेटर आर आल्सो अमाउंटिंग टू 150 करोड़। नो बैलेंस कंफर्मेशन वाज आउटस्टैंडिंग by the audit team, was received by the audit team, which according to the audit team is inadequate and such an audit team is unable to ascertain the carrying value of trade receivable. तुमको ट्रेड रिसीवेबल की कैरिंग वैल्यू ही नहीं मिल रही है। तो ट्रेड रिसीवेबल टुगेदर विथ इन्वेंट्री करंट एसेट का मेजर चंक है, ये दोनों तो मेजर होते हैं, मेजर पार्ट ऑफ द करंट एसेट। तो कुल मिला के तुम्हारे करंट एसेट्स ही बौखलाए हुए हुए इन द एफएस, एंड देयरफॉर यू विल हैव टू इशू व्हाट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब बोलो इलस्ट्रेशन 9, फटाफट से रीड करो और मुझे आंसर बताओ। यार एक चीज, बेसिस ऑफ ओपिनियन जब देते हैं तो हर बार देना होगा जब भी रिपोर्टिंग का पूछेगा तो? जब भी तुम ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहे हो, ओपिनियन पैरा ड्राफ्ट कर रहे हो, तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा तो देगी ना, कि वो ओपिनियन तुमने क्यों ड्राफ्ट किया है, तुमने क्यों डिस्क्लेम किया, क्यों मॉडिफाई किया, क्यों अनमॉडिफाई क्यों किया। इलस्ट्रेशन 9 फटाफट से रीड करो और आंसर बताओ। बोलो पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट, इसके लिए तुम कौन सा पैराग्राफ में अपना रिपोर्टिंग दोगे? कंपनी का प्लान है कि रिज्यूम करना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स थर्मल पावर प्रोजेक्ट। एक्टिविटी ऑफ सच पावर प्लांट वाज सस्पेंडेड इन FY 2020-2021। द थर्मल पावर प्रोजेक्ट comprised of plant and equipment amounting to 5.95 CR and capital WIP of 147.5 CR. Auditor wants to draw the user's attention towards such matters through his opinion, though his opinion is not modified in respect of the below matters. तो ये जो दो पॉइंट है इसके तहत वो मॉडिफाई नहीं कर रहा है। स्टिल ऑडिटर चाहता है कि
यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको देखे ध्यान से। बोलो कौन सा पैरा में डालोगे पहला पॉइंट? EOM सर पैरा। सर पहला तो फाइनेंशियल से रिलेटेड लग रहा है वो आइटम, हाँ तो ईओएम पारा में ही जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर है तो फाइनेंशियल से इंफॉर्मेशन। रिलेटेड बात नहीं होती है, वो बात होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है कि नहीं है, तो ये बोलना हाँ चाह रहे हो ना तुम? डिस्क्लोज है, हाँ दिस इज हाँ जी सर ऑलरेडी डिस्क्लोज डिस्क्लोज है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ तो जी तुम वो नोट का हाँ रेफरेंस जी दे सकते हो, यूएम पैरा का रेफरेंस यूएम पैरा में डालोगे आप। सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा कि 5 ब्रांचेस जो कि एसएफएस में हमने इंक्लूड की है, बट ये जो ब्रांचेस है इसका ऑडिट किसी और ने किया बोल रहा होगा, whose financial statement reflect total assets of 90 CR and total revenue of 40 CR. Financial statement of these branches have been audited by other branch auditors. बताओ ये किस में जाएगा, कौन से पैरा में? ये तो ओएम पारा में चला जाएगा, ओएमपी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड तो नोट्स में हम वैसे कुछ मेंशन नहीं करते हैं ना अपने फाइनेंशियल्स के। नोट्स में रेफरेंस नहीं देते, बट अदर मैटर पैरा का गाइडेंस क्या है कि वैसे मैटर 3 बातों से जो डील करता हो, जो कि ऑडिटर से डील करता है, या ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। अगेन ऑडिट से रिलेटेड है, ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड है, या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, ये 3 बातों की मैं रिपोर्टिंग कहाँ करता हूँ? ओएमपी पैरा। यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट हिट हो रहा है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर अपना क्लैरिफाई करे कि वो 5 ब्रांच जो कि ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट किया था उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे 600 में देखा था अपन, याद है? फटाफट से रीड कर लो एक बार। दस मिनट है, वी विल मीट एट 8:50, ठीक है? 8:50 को मिलते हैं अपन। टिल देन यू सॉल्व दिस, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड एमसीक्यू। ये वाला एमसीक्यू करो पूरा, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स, ठीक है? चलो, काफी टाइम हो गया। देखो यहाँ पे बिलो इज दी एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी। पैरा ए में दिया हुआ है ऐसे मैटर जो ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेट कर लिया है ऑलरेडी सीएफओ में, सीएफओ के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेटेड मैटर्स है ये वाले। एंड पैरा बी इज इन द नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द सेड मैटर। ए में दिया है कंपनी रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू विद द कंट्रोल ऑफ गुड इज ट्रांसफर टू द कस्टमर एट द नेट कंसिडरेशन which the company expects to receive for those goods from customers in accordance with the contract's terms and condition. The terms of sale arrangements based on the terms and condition of relevant contracts and nature of discount and rebates. तो ये जो मैटर दिया है ये तुम्हारा सीएफओ के साथ कम्युनिकेशन हुआ है ऑलरेडी, और तुमको मैंने बताया भी है कि जनरली ये तुमको क्या हाईलाइट हो रहा है कि जो ऑलरेडी टीसीडब्ल्यूजी के साथ ऐसे मैटर जो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, मतलब ये मेरा क्या हो गया कि ऑडिट मैटर पैरा हो सकता है। एंड जनरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड मैटर की ऑडिट मैटर होता ही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है मैनेजमेंट का, पॉलिसी बनाती है अलग अलग ये लोग। सेकेंडली पैरा बी में बोलते हैं कि कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी एंड असेस्ड इट्स compliance in terms of Ind AS 115. We assess design and testing the operating effectiveness of IC related to sales. We tested on a sample basis that revenue has been recognized in the proper period, प्रॉपर मैनर में। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी है, सारे कंफर्मेशन भी है सारे कस्टमर से। फ्रॉम डिस्क्राइबिंग गिवन अबव आइडेंटिफाई व्हाट ऑडिटर्स आर ट्राइंग टू रिपोर्ट एंड अंडर व्हाट हेडिंग सच मैटर शुड बी रिपोर्ट। तो मैंने बताया था ना कि ऑडिट मैटर में तुम बताते हो कि क्या मैटर, तुम डिस्क्रिप्शन देते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम देन ऑल्सो बताते हो कि तुमने ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म की, हाउ ऑडिटर्स एड्रेस्ड दिस की ऑडिट मैटर। तो ये भी उन्होंने बताया है, यस और नो? देन इसके बाद अपन देखते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एज रिगार्ड्स description regarding revenues generated through cash sales of a company, which of the following statement is more appropriate? तो कैश सेल्स वाले में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जनरली कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट? एंड देयरफॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जनरली कैश में सेल होता है। तो यहाँ पे 80% ऑफ द रेवेन्यू जो है तुम्हारा कैश से हो रहा है।
यानी बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू कैश सेल, देयरफॉर टीम हैज बीन अनेबल टू वेरीफाई सच रेवेन्यूज। तुमको यू आर नॉट एबल टू वेरीफाई, सो फिर क्या ओपिनियन दोगे तुम? क्वालिफाई दोगे कि डिस्क्लेमर दोगे? यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। क्यों? क्योंकि 80% ऑफ द डिस्क्लेमर। टोटल रेवेन्यू, राइट, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन है विच इज हम्म। ऑल्सो परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंटली तुम्हारे प्रॉफिट को हिट कर सकता है। प्रॉफिट तुम्हारा इक्विटी बैलेंस शीट को जाएगा, डेटर्स को जा सकता है, डेटर्स तो है नहीं कैश सेल्स है बेसिकली, बट स्टिल तुम्हारा कैश को भी इम्पैक्ट कर सकता है, कैश इन्वॉल्व है तो। टीएस लिमिटेड हैज बीन ड्रैग्ड टू कोर्ट बाय पीएस लिमिटेड बाय स्टीलिंग इट्स ट्रेड क्रेडिट, मतलब तुम्हारा ट्रेड क्रेडिट इन्होंने चोरी कर लिया एंड क्लेम फाइल किया इन्होंने 50 करोड़ का। ऑन रिव्यूइंग द ऑडिट फाइल ऑफ टीएस लिमिटेड, राघव फाइंड्स दैट लीगल ओपिनियन ऑफ कंपनी स्टैंड लीगल इज एम्बिगुअस। लीगल ओपिनियन काउंसिल का जो दे रही है, जो मैनेजमेंट दे रही है, वो लीगल ओपिनियन एकदम एम्बिगुअस है। देयर आर प्रेसिडेंटेड केसेस जहाँ पे हमारे फेवर में भी आया है रिजल्ट और हमारे अगेंस्ट में भी आया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हुई है, डिस्क्लोजर ही नहीं हुआ है, तो करना चाहिए था, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। इट अमाउंट्स टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल कंटिंजेंट लाइबिलिटी। एडवर्स ओपिनियन needs to be expressed. It amounts to non-disclosure of a material contingent liability. Qualified opinion needs to be expressed. The company has not made up material provision resulting in material misstatement. Adverse opinion. बोलो क्या आएगा? एडवर्स आएगा कि क्वालिफाइड? भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर तो करना चाहिए था ये बात को, ठीक है, बट क्वालिफाइड किया कि एडवर्स किया तुम लोगों ने? एडवर्स। एडवर्स किया है, क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन देख के मतलब ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं आ रहा कि ये परवेसिव है या नहीं। तो जब तुमको आइडिया देना जाएगा परवेजिव का तभी तुम सोचो ना कि परवेजिव है। जैसे ऊपर में देता है ना हमेशा, तुमने जब जब बोला है कि ये परवेजिव है कि नहीं, तब तब क्वेश्चन ने कुछ तुमको हिंट दिया है। 80% ऑफ नेट एसेट्स तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, या तुमको हिंट दिया अर्थक्वेक हुआ है इसके ये चीज के बारे में, या तुमको दिया कि बैंकरप्सी का कुछ हिंट। यहाँ पे कुछ यस हिंट नहीं यस। दे रहा है, तो यू हाँ। कैन नॉट अज्यूम कि 50 करोड़ तुम्हारे लिए एकदम परवेजिव है, सब मटेरियल है क्या? हाउ मच परसेंटेज इज इट एक्चुअली अकाउंटिंग फॉर ऑफ योर टोटल बैलेंस शीट साइज, टोटल रेवेन्यू, वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे 500 करोड़ की बैलेंस शीट हो सकती है ना? तो आई थिंक क्वालिफाइड और बाकी ऑप्शन अनमॉडिफाइड ओपिनियन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। अनमॉडिफाइड तो होगा ही नहीं, डिस्क्लोजर होना चाहिए था। इसका आएगा सी। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, सी है इसका आंसर, ठीक है ना, क्वालिफाइड जाएगा। अभी अपन ने डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे डिटर्मिनेशन के लिए कि वेदर यू वांट टू गिव मतलब परवेजिव इफेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए तुमको क्वेश्चन खुद से हिंट देगा। कंसिडरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग नॉन सर रिकवरेबिलिटी एक ऑफ, बार फिर से बताइए सर वो यही चीज। जैसे मैंने एग्जांपल अपन ने अभी तक इतने सारे एग्जांपल दिखे जहाँ पे परवेजी इफेक्ट का एग्जांपल दिखा, जहाँ एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर देना पड़ रहा था, वहाँ पर्टिकुलरली तुमको बता रहा था ना कि 90% तुम्हारा टोटल एसेट्स का 90% तो तुम्हारा ये XYZ लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट था जॉइंट वेंचर का, वो एक एग्जांपल देखा। सिमिलरली एक एग्जांपल देखा कि तुम्हारे टोटल एसेट्स का 40% इन्वेंट्री कैरी करता है। एक और एग्जांपल देखा अर्थक्वेक दिया। फिर दूसरा एक जहाँ था जहाँ बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली एग्जांपल्स जो है, ये अगर तुम इन बातों का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इन सारे रिलेटेड मैटर से, तो ये मैटर तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, इट्स आल्सो परवेसिवली अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो तुमको क्वेश्चन एडिशनली बताना चाहेगा, अर्थक्वेक ये हो या बैंक्रप्सी हो या 90% परसेंटेज कंपोजिशन देगा कुछ, समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं दे रहा है तो यू कैन अज्यूम एज व्हाट, नॉन परवेसिव। As regards matter of going concern in respect of a small finance bank, which of the following statement is most appropriate? Small finance bank में क्या हुआ है? इलस्ट्रेशन 8 में डेटर्स के केस में तो वैसे समझ में नहीं आएगा कि डिस्क्लेमर देंगे कि क्वालिफाइड देंगे। डेटर्स ये तो बोला कंफर्मेशन मैंने वाला इलस्ट्रेशन 8 में, इसी का तो उसमें एग्जांपल पहला दिया। वाला
डेटर्स कंफर्मेशन में तो समझ में कैसे आएगा सर, उसमें कुछ तो लिखा ही नहीं था कि डेटर्स क्या हुआ कंफर्मेशन में नहीं नहीं हुआ। आएगा, बट ओवरऑल तुम देखोगे तो तुमको ओवरऑल क्वेश्चन दिख रहा है ना, अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन विल यू गिव, सबको कंसीडर करते हुए, पूरे दोनों सर्कमस्टेंस को कंसीडर करते हुए व्हाट ओपिनियन विल यू गिव। ठीक है, अब एक मैटर के लिए डिस्क्लेमर दोगे, एक मैटर के लिए क्वालिफाइड दोगे, ऐसा भी नहीं होगा, राइट? सो ये मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 40% ऑफ द टोटल एसेट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑब्वियसली इट्स आल्सो परवेसिव, एंड ये मैटर के लिए तुम ऑलरेडी क्या दे रहे हो, डिस्क्लेमर दे ही रहे हो। तो कंसिडरिंग दैट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस मैटर ऑल्सो इन योर बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दोनों ही मैटर रिलेटेड है, करंट एसेट से रिलेटेड है दोनों, कहीं ना कहीं तुमको हिंट देगा वो। अब जा जाओ जनधन बैंक के पास। इट इज नोटिस ऑन रिव्यू ऑफ ऑडिट फाइल ऑफ अ क्लाइंट दैट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 2 करोड़, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ है, 2 करोड़ 2% मार्जिन है, एनपी मार्जिन। देयर इज एन एक्सपोर्ट रिसीवेबल फ्रॉम चेन ऑफ स्टोर्स आउटस्टैंडिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 3 करोड़, 3 करोड़ का एक्सपोर्ट रिसीवेबल है जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती है। तो मतलब 1 करोड़ का लॉस आना चाहिए तुम्हारा, 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और उसमें से 3 करोड़ राइट ऑफ करूंगा तो 1 करोड़ का लॉस आएगा मेरा। द सेट चेन हैज गॉन बैंकरप्ट, देयर इज, अच्छा ठीक है, ये बैंकरप्ट हो गया इसलिए अपने को नहीं मिलेगा पैसा। देयर इज ऑल्सो नो होप ऑफ रिकवरिंग मनी थ्रू ईसीजीसी ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इशू दैट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। हमने राइट ऑफ नहीं किया है इसको अभी तक। ये क्वेश्चन नंबर सी कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है ना। Considering description of issues regarding non-recoverability of export receivables of 3 crore from a chain of stores, which type of opinion is appropriate to be issued in the audit report? अब बताओ, डिस्क्लेमर दोगे, अनमोडिफाइड दोगे, क्वालिफाइड दोगे कि एडवर्स दोगे? क्वालिफाइड देंगे सर। ये क्वेश्चन सेम सिमिलर हो चुका है अपना, एक और सी सेम सिमिलर क्वेश्चन याद आ रहा होगा तुमको। 1 करोड़ का प्रॉफिट था पहले, लेकिन अगर मैं राइट ऑफ करूंगा तो फिर मेरा लॉस आ जाएगा 1 करोड़ का। सिमिलर है क्वेश्चन, अपन ने इलस्ट्रेशन में रिटर्न वाला देखा था, थ्योरी यस क्वेश्चन। अभी देखा था, तो एडवर्स है। समझ रहे हो ना, अगेन मैं बताया तो तुमको हिंट दे रहा है ये ऑलरेडी। अपन ने वहां पे भी डिस्कस क्या किया था कि भैया ये प्रॉफिट से तुम्हारा सिग्निफिकेंटली लॉस में जा रही है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी तुम्हारी गई, ऊपर से तुम्हारा बैलेंस शीट जा रहा है, प्लस तुम्हारा डेटर अफेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट का। ठीक है, डेटर बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, सिंस तुम्हारी इक्विटी भी अफेक्ट होगी। ठीक है, 1 करोड़ इक्विटी बढ़ रही थी, वो 1 करोड़ इक्विटी कम हो जाएगी। मान लो तुम्हारी 10 करोड़ इक्विटी थी, तो 10 करोड़ से 11 करोड़ हो जाती। लास्ट ईयर 10 करोड़ थी, 10 करोड़ से 11 करोड़ होती, अब वो 9 करोड़ हो जाएगी। 11 माइनस 9, 2 करोड़ का डिफरेंस है। बैलेंस शीट साइज, तुम्हारा एसेट साइज 2 करोड़ से कम हो जाएगा। ये अपन ने डिस्कस किया, ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन दिस थ्योरेटिकली आज ही अभी। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्या बोल रहा है? ठीक है ना शाबाज, एवरीवन एल्स? हाँ जी सर। On reviewing the file of a small finance bank, it was noticed that team was drafting following para proposed to be included under EOM para. Concerns are raised regarding going concern status of the bank. However, bank feels that it continues to remain a going concern in view of the reasons stated in note 10. Our opinion is not modified in respect of this matter. EOM para के अंदर ये कहाँ से क्या घुसेड़ रहा है? गोइंग कंसर्न पैरा को EOM पैरा में कहाँ डाल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या तुमको कुछ? Proposed to be included under EOM para. Concerns are raised regarding going concern status of the bank. However, the bank EOM para में going concern से related disclosure कर रहे हैं। going concern से related disclosure कहाँ करते हैं अपन? MU related to MU GC related to going concern ना? MU to हाँ यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? सेपरेट Which of सेक्शन हो। the para drafted by team is proper and in accordance with ऐसे 570 since auditor has decided to give unmodified opinion. Proper तो है ही नहीं है। Para drafted by team is proper again है नहीं। Instead of giving EOM para, separate paragraph on MU related to going concern in report should be given in accordance जैसे 570। separate report on MU related to going concern under the heading EOM para। ये फिर से EOM के अंदर MU related to डालने बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, आंसर होगा सी।
regarding last issue for not informing team regarding inventory of finished goods lying at the location taken on rent. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? On reviewing file of a client, it is noticed that team was not informed about finished goods of 1 CR lying at a location taken on rent in February 2023. फिनिश गुड्स 1 करोड़ के पड़े हुए अपने ऐसे लोकेशन में जो रेंट पे लिया हुआ है अपन ने. The said issue was flagged at time of reconciling inventories by the team. Hence, team could not attend physical inventory counting. The alternative procedure cannot be performed in absence of adequate records pertaining to the above condition. Total inventories reflected in the financial statement is 8 crores. Profit before tax of the client is 10 crores. Again, 80% 80% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुम्हारा क्या है? इन्वेंट्री है. मतलब ये तुमको दिखाना चाह रहा है क्या कि परवेजिव हो सकता है. एडवर्स ओपिनियन होगा ना इसका. राइट. यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है? पर सर एडवर्स को ऑप्शन ही नहीं दिया. अमाउंट तो 1 करोड़ ही है ना, तो वेरीफाई नहीं हो पाया वो तो. ओके, ये मिस कर दिया था मैंने. हाँ 1 करोड़ अमाउंट है सही. ठीक है, इन्होंने ऑप्शन दिया भी नहीं है, जबकि एक ऑप्शन काट के लिख लो. क्या डी ऑप्शन तुमको लिख देना चाहिए, एडवर्स ऑप्शन, एडवर्स ओपिनियन. वरना वो तो मैं ऐसे भी क्वालिफाइड ओपिनियन ही देता फिर. ठीक है, डन विथ ऐसे 700 की सीरीज. कल अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3 के क्वेश्चन एंड पीएसयू ऑडिट के क्वेश्चन. ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके आना प्रॉपर्ली उनको भी, एंड कंप्लीट कर लेना तुम्हारा पीएसयू ऑडिट भी. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ 2 अदर रिमेनिंग चैप्टर्स. इसके बाद अपन पर्टिकुलरली स्टार्ट करेंगे अपना इससे ड्यू डिलिजेंस फॉरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, डन. सर ठीक क्या थे? चैप्टर 2 हाँ, चैप्टर मतलब 3 ये का जो नोट्स. मैंने एक वीडियो दिया हुआ है विच इज़ बेसिकली तुम्हारा ऑडिट प्लानिंग पे एक थोड़ा, जो अपन ने ऐसे 300 की सीरीज की कर चुकी है ऑलरेडी, बट उसमें अपन ने ऐसे 300 में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं देखा था थोड़ा. ठीक है, ऑडिट प्लानिंग के ऊपर थोड़ा बहुत नहीं देखे थे पॉइंट्स, तो वो ऑडिट प्लानिंग में चैप्टर में कवर्ड है. सिमिलरली ऐसे 315 जो अपना रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर है, उसमें ही और एक एडिशनल इंस्टीट्यूट ने चैप्टर में जो तुम्हारा रिस्क असेसमेंट मटेरियलिटी करके एक चैप्टर है, मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, तो उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस किए सारे के सारे, वो उसमें से अपन ने मेजर पॉइंट्स ऐसे 315 में डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने बचे अपने, वो तुम्हारे उस चैप्टर में दिख जाएंगे तुमको वो पॉइंट्स. काफ़ी सारे पॉइंट्स है उसमें. कोविड फ्रेमवर्क हो गया, कोसो फ्रेमवर्क हो गया. ठीक है, इंटरनल चेक इंपॉर्टेंट है, इंटरनल चेक सिस्टम. तुम्हारे 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 5 कंपोनेंट कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल के, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पांचों कंपोनेंट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, एंड उसको अच्छे से करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो वहां से बिल्कुल आने की चांसेस है, अगर चैप्टर 3 से आता है तो. ठीक है, सर कल इसके ऊपर ही मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर्स होने वाले थे ना? हाँ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के एडिशनल क्वेश्चंस है कुछ, वो अपन डिस्कस करेंगे. ओके, बाकी मोस्टली तो अपन ने चलेगा. लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. ओके ओके सर. ठीक है, चलो.